इनकम टैक्स रिटर्न तो एक जाएगी, बिकॉज अंडर इनकम टैक्स एलएलपी एंड फर्म इज वन एंड द सेम थिंग. My question is whether you will issue form 3CA or 3CB. प्रदीप जी का कहना है 3CB, संगम जी का कहना है 3CA, मोहित जी का भी कहना है 3CA, मेघा जी का भी कहना है 3CA. In fact, the correct answer is 3CB. Reason, I was just looking into this where I was doing some updation somewhere. कि मान लीजिए कि वो फर्म से एलएलपी में कन्वर्ट हुई इन द मंथ ऑफ जून, तो एलएलपी लॉ में मेरा ऑडिट कब से होना है? जून से लेकर मार्च तक का. इनकम टैक्स रिटर्न जारी है पूरे साल की, अप्रैल टू मार्च. अगेन द सेम इशू व्हिच वाज देयर फॉर अ कंपनी. हेंस यहां पर भी दो ऑडिट होंगे, एक फॉर दीज 9 months अंडर द एलएलपी लॉ and one 12 months under the income tax act. So be very careful in choosing the correct form and audit of the financial statements. बिकॉज आपने जो 3CD के अंदर पर्टिकुलर्स भरने हैं उसी पीरियड के भरने हैं जिस पीरियड की आपकी आईटीआर जा रही है, और उसी की ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट की बात करनी है. एक ही सिंक्रोनाइजेशन, एक ही सिंक्रोनाइजेशन, राइट. नाउ ऑफ कोर्स दिस क्लैरिटी व्हिच वी हैव had report under any other law where there is an audit 3CA and 3CB is any other case, or 3CD is just a particulars. यहाँ पर सुभाष जी मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. I don't know how many you have fought this case where an addition is made under 143(1)(a), and the reason they say that any disallowability, any disallowance which is there in the tax audit report, बड़े गौर से समझिएगा, मेरे बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये. As per section 44AB read with rule 6G, the report format is 3CA and 3CB. फिर सेक्शन कहता है और रूल कहता है, along with the report the particulars prescribed there. These particulars are 3CD, और 143(1) में जो एडिशन होती है वो कहते हैं as per the report, not as per the particulars. सेपरेटली डिफाइंड है अंडर द सेक्शन, अंडर द रूल. अब इसको लिटिगेशन में किसने कहां तक लिया है मुझे नहीं पता, मैं तो हर केस में ले रहा हूं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो भी लिटिगेशन कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा कि कहां पे इसमें कैच है, और बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है, राइट. एंड इन दैट केस with regard to non-compliance of these provisions, penalty सबको पता है 0.5% of my turnover, sales or gross receipt, maximum is 1.5 lakhs, right? And questions which normally comes regarding applicability of section 44AD, ADA and 44AB, let us again revisit it by again 4 examples. First example, let us take Mr. A. He first year itself he started manufacturing. पहला साल मैन्युफैक्चरिंग, सारी की सारी टर्नओवर कैश के. टर्नओवर इज 1.5 crores. नेट प्रॉफिट इज 8%. 8%, यानी कि which is less than 8%. टोटल इनकम रिटर्न भरते हैं 8.5 lakhs की. So first question, can Mr. A for this manufacturing activity avail of the benefit of section 44AD? क्या ये 44AD का बेनिफिट ले सकता है? बसल साहब का कहना है नो, मोहित सोही जी का भी कहना है नो. प्रदीप जी का भी कहना है नो. सेकंड क्वेश्चन, क्या इस केस में टैक्स ऑडिट होगा? साहब का कहना था यस. अच्छा,
मोहित जी का कहना है यस, नो जतिंदर जी का, सुभाष बंसल जी का नो। लेट अस सी द आंसर्स एंड द रीजंस। 44 AD is no, 44 AB yes. Why? 44 AD नो बिकॉज उसका प्रॉफिट तो 8% से लेस है, तो 44 AD ले ही नहीं सकता। 44 AB यस, क्योंकि वो 44 AB का क्लॉज ए में कवर हो गया, दैट इज टर्नओवर इज एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीस, ऑडिट होगा, मैंडेटरी है, राइट। सेकंड केस, सेकंड केस इज मिस बी, शी इज अ डॉक्टर से प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, तो साथ साथ में वो दवाइयां भी देती है। सो फ्रॉम दैट ट्रेडिंग एक्टिविटी उसने जीएसटी नंबर भी ले रखा है अपने मेडिसिन के लिए, ले सकती है, अलाउड है। सो फॉर दैट ट्रेडिंग एक्टिविटी which is all in cash, where her turnover is 90 lakhs and the net profit from the trading activity only is 10 lakh rupees, which is more than 8%। पिछले वाले केस के अंदर लेस देन 8% था, इस वाले केस में मोर देन 8% है। जो उसकी प्रोफेशनल फी आती है वो आती है 45 lakhs, which is less than 50 lakh rupees, and net profit is 25 lakhs, which is more than 50%। टोटल रिटर्न वो भरती है 32 lakhs की। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कैन दिस लेडी डॉक्टर बी, for her trading activity where the profit is more than 8%, can she claim 44 AD? Can she claim 44 AD? 8% से ऊपर का प्रॉफिट है। मोहित जी का कहना है नो, सुभाष जी का भी कहना है नो, मोहित गुप्ता जी का भी कहना है नो, सुभाष जैन जी का कहना है यस, संगम जी का भी यस, वासु जी का भी यस, अमित मेहता जी का नो। ओके, सो वी आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, गुड। सेकंड क्वेश्चन, फॉर हर प्रोफेशनल activities, the professional receipts where she is having more than 50%, can she avail of 44 ADA? Can she avail of 44 ADA? वासु जी का कहना है नो, सिंह साहब का भी कहना है नो, सुभाष बंसल जी का कहना है यस, सुभाष जैन जी का भी कहना है यस। थर्ड क्वेश्चन इनटू दिस, उसकी ट्रेडिंग सी था 90 lakhs, डॉक्टर्स की फीस थी 45 lakhs, दोनों मिला के 1 करोड़ क्रॉस कर गया, सबका सब कैश के अंदर, क्या उसका टैक्स ऑडिट होगा? सुभाष बंसल जी का कहना है यस, वासु जी का भी कहना है यस, मोहित गुप्ता जी का भी कहना है यस, चावला जी का भी कहना है यस, प्रदीप गुप्ता जी का भी कहना है यस, मानव जैन जी का कहना है, सब इसमें सबकी यूनानिमिटी है, सबका कहना है कि यस होगा। सो लेट अस सी द आंसर्स विद द रीजनिंग्स। आंसर इज 44 AD नो, 44 ADA yes, 44 AB no. Why? A person who is having a professional income, that person cannot avail of 44 AD, ये section 44 AD में ही लिखा है, hence no, she cannot avail of 44 AD। Can she avail of 44 ADA? Yes, सेक्शन के अंदर ही लिखा है, सेक्शन के अंदर ही लिखा है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, सो शी कैन अवेल ऑफ 44 ADA। 44 AD में रिस्ट्रिक्शन है कि प्रोफेशनल इनकम आ रही है तो उस पर्सन को 44 AD अवेलेबल नहीं है, लेकिन 44 ADA में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 44 AB नो, अरे किसी क्लॉज में तो आए। 44 AB ए में क्या बिजनेस से उसकी टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर रही है? नहीं। क्या प्रोफेशन से 50 लाख क्रॉस कर रही है? नहीं। क्या सी में आती है? नहीं। डी में आती है? नहीं। ई में आती है? नहीं। तो कौन से क्लॉज में ऑडिट? किसी क्लॉज में कवर होगा तभी तो ऑडिट होगा, राइट। अभी हमने पांचों क्लॉजेस पढ़े, राइट। थर्ड,
Miss C, she started her trading. पहला सा trading again all in cash, 80 lakhs के turnover. Net profit 4%, which is again less than 8%. Total return she files for 3 lakh rupees. Very simple question. First question: can Miss C, for her trading activity, which is where the profit is less than 8%, can she avail of 44 AD? Can she avail of 44 AD? अंशुल जी, वरुण जी, संगम जी, सबका कहना है नो, चावला जी, सबका कहना है नो. सेकंड क्वेश्चन, सुभाष जी का कहना है यस. यह सब 8% से नीचे है तो 44 एडी कैसे होगा? सेकंड क्वेश्चन, क्या इसका टैक्स ऑडिट होगा 44 एबी में? जतेंद्र जी का नो, अंशुल जी का यस, संगम जी का नो, मोहित जी का नो, जतेंद्र जी का यस, सुभाष मंडल जी का नो, अनित जी का यस, जतेंद्र कुमार जी का यस, चावला जी का नो. सर, हमारे फैक्ट्स यही है कि उसके 8% से नीचे का प्रॉफिट है, हम प्लानिंग नहीं कर रहे. अगर ये वो अभी वी आर जस्ट डिस्कसिंग विद द क्लियर थॉट ऑफ क्लियरिंग ऑफ द कंसेप्ट्स. इन फैक्ट्स के ऊपर 44 एडी नहीं ले सकते. सुनो, सो let us see the answers. Let us see the answers. 44 AD no, 44 AB also no. AD no because उसका प्रॉफिट 8% से नीचे है. AB no because वो किसी क्लॉज में तो कवर हो, A में कवर नहीं होती because turnover is not exceeding 1 crore. B में नहीं होती, प्रोफेशनल नहीं है. C में नहीं होती, 44 A नहीं है. D में वो प्रोफेशनल नहीं है. E की बात आती है तो E क्या कहता है कि it should be covered under 44 AD4 plus amount should be exceeding the maximum amount not chargeable to tax. Exceed कर रही है, yes. ये कंडीशन 44 AD4 की. 44 AD4 कहता है कि इसने अगर पहले कभी 44 AD का बेनिफिट लिया, ऑप्ट किया, उसके बाद ऑप्ट आउट हो जाए, then it she would be covered under 44. उसने कभी ऑप्ट किया ही नहीं, so she is not covered under 4484. The law is this since assessment year 2017-18. It has to be covered under any of the clause, right? Last question in this series. Mr. D, he is into trading activity. Again, his turnover all in cash is 95 lakhs. Suppose he is trading into footwear, और वो फुटवेयर से उसको कमीशन भी आता है 6 लाख रुपए का. Net profit from this trading activity is 15 lakhs from both trading and commission, which is again more than 8%. Total income वो return बढ़ता है 14 lakhs की. Again, the first question: can Mr. D, for his trading activity where the profit is more than 8%, can he avail of 44 AD? No. चावला जी, मोहित जी, सुभाष जैन जी, सभी का कहना है no. इस केस में इसका टैक्स ऑडिट होगा 44 एबी में. 44 एडी में ऑडिट होगा, एबी में ऑडिट होगा. चावला जी का कहना है यो नो, सुभाष पंडित जी का कहना है यस, सुभाष जैन जी का यस, 44 एबी में ऑडिट होगा. विकास जी, राजीव जी का सो यस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट यस मेजॉरिटी सेइंग यस एंड आंसर इज मेजॉरिटी का करेक्ट है. 44 एडी कहता है नो बिकॉज द पर्सन इज अर्निंग कमीशन इनकम. 44 एबी yes because his gross receipts has exceeded 1 crore rupees and the majority is in cash, right? Let us just revisit the 44 AD essentials. 44 AD के essentials क्या है as per the section? Section कहता है it is eligible, the person should be an eligible assessee. कौन है eligible assessee? वो कहता है individual HUF and firm except LLP. कंपनीज को एप्लीकेबल. कई क्वेश्चन आते हैं सर, कंपनी का है 2% का प्रॉफिट है, टैक्स ऑडिट होगा.
only individual HUF and firm, LLP भी बाहर, and he should not avail of any deduction under section 10A, 10AA, 10B, 10BA, chapter 6A, part C, 80H से लेकर 80RR तक। अगर ये बेनिफिट ले रहा है तो 44 AD में वो नहीं जा सकता, एलिजिबल एसएससी नहीं, एलिजिबल एसएससी नहीं। This eligible assessee should be doing an eligible business. And eligible business क्या है? कोई भी business except 44 AE वाला, and उसकी turnover should be less than 2 crores. 2 करोड़ से ज्यादा का eligible business तो out। कई बार आता है कि मेरी 5 करोड़ की टर्नओवर हो गई, कैश का पोर्शन है, इतना प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो 44 AD। ऐसा नहीं है। This eligible business is only up to 2 crores. Then the subsection 6 says, this section is not applicable to a person carrying profession under 44 AA1, specified profession, commission or brokerage, agency business। इन persons को तीनों को 44 AD ही applicable नहीं है, section ही applicable नहीं है। And the deemed profit is 8% or 6% or more, whatever you declare shall be deemed to be the profit। 6% कब होता है? 6% तब होता है जब उसका दैट पोर्शन 6%, 8% दोनों भी कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए उसकी 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, एंड 1 करोड़ इज इन कैश एंड 50 lakhs इज थ्रू बैंकिंग चैनल्स। इन दैट केस इसके ऊपर 8% ले ले और इसके ऊपर 6%। But this 50 lakhs, the amount should have come into the should come with the assessee before the due date of filing of the ITR। अगर वो debtors पड़ा है, पैसा नहीं आया, then उसके ऊपर भी 8%। And please, it should be commensurate with my fund flow। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे बैंक के अंदर 1 करोड़ रुपया जमा करा दिया और मैंने कहा 1 करोड़ की टर्नओवर है, 8 लाख रुपए पर टैक्स दे दूं, 92 lakhs फ्री। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, right? And 44 ADA essentials, it is now restricted, it is not applicable to all, it is applicable only to individual and firm। HUF को भी हटा दिया, HUF को भी 44 ADA नहीं मिलेगा। Initially उन्होंने जब बजट में डाला था, then they said that HUF को मिलेगा, but then they say no, HUF cannot do profession। तो individual or a firm excluding LLP को exclude कर दिया, and should be engaged in the profession under section 44 AA1 read with rule 6F। अभी क्या होता है, मान लीजिए किसी ने 10% TDS काट लिया और वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन नहीं है, हम उसको भी 44 ADA में ले जाते हैं। फिर देन वी सी 50 lakhs है कि नहीं है। नो नो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा 194J में TDS कट गया at the rate of 10%, that becomes my profession। merely because a person is deducting wrong tax doesn't make my section applicable that way, right? And of course, profit should be gross receipt should be less than rupees 50 lakhs, and the deemed profit should be 50% or more जितना आपका actual है। And again, this should be also commensurate with the funds flow। And what are these 44 AA1 read with the rule 6F? Just for your information, these are accountancy, architecture, authorized representative, company secretary, engineers, film artists, actors, cameramen, इसकी पूरी लिस्ट है। Then interior decoration, legal, medical, technical consultancy and information technology। इसमें कई बार हम गड़बड़ कर जाते हैं, जो वेबसाइट एप्स वगैरह ये सब बनाते हैं, सब कुछ यही होता है। They are 44 AA1 specified professional, specified professional। Now this, what is a specified profession, what is a profession, किसको कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है,
थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा। अब मैं अगर प्रोफेशन की बात करूं, तो प्रोफेशन आई विल टॉक अबाउट इन 4 सेक्शंस। एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मेंटेनेंस 44 डबल ए, देन 44 एडीए जब मैं बात करते हैं कौन ले सकता है, देन 194 जे जिसमें टीडीएस करता है, और चौथा है मेरा टैक्स ऑडिट 44 एबी। सो 44 डबल ए की बात करूं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको मेंटेन करनी, सबसेक्शन 1, इसके 4-5 सबसेक्शन है, we will talking about only 2 सबसेक्शन, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 कहता है that books are required in case of profession like accountancy, medical, legal, या फिर which are notified under this my rule 6, जो मेरे रूल 6F के अंदर है, वो नोटिफाइड या जो 44 डबल ए में है, उनको बुक्स मेंटेन करनी है। एंड हेयर द बुक्स आर मैंडेटरी where my gross receipt are exceeding 1,50,000 rupees. No exemption per se. And what are the, ऐसा नहीं है कि in this case you will getting an exemption from preparing books of accounts if you are going for 44 ADA. Section ऐसे ही कहता है। And in this case, the books which are required to be maintained is my cash book, journal, ledger, and bills original and copies। वो 10 रुपए के ऊपर की वो कॉपीज, 4 बुक्स। हाँ, मेडिकल के केस के अंदर 2 रजिस्टर और प्रिस्क्राइब्ड है। वन इज माय क्लाइंट रजिस्टर, सेकंड इज स्टॉक रिकॉर्ड्स। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 6F। अगर मैं सबसेक्शन 2 की बात करूं, it talks about both business and profession but excluding subsection 1। so इसके अंदर business और profession दोनों ही हैं, but this profession excludes subsection 1। और यहाँ पर बुक्स की रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर बुक्स की रिक्वायरमेंट है फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ where my sales gross receipt or turnover exceeds rupees 25 lakhs or profit exceeding 2.5 lakhs। Other than individual HUF, all others 10 lakh rupees or 1.2 lakh rupees profit। 10 lakh rupees is my sales turnover, gross receipt, and 1.2 lakh is my profit। That's why you are getting various notices where you say कि मेरा 15 लाख की मेरी सेल्स है इन द केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और मेरा सिर्फ 1.5 लाख का प्रॉफिट है। कहते हैं नो अकाउंट केस। नो, इट कैनॉट बी नो अकाउंट केस। इट कैनॉट बी नो अकाउंट केस। आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ती है, राइट। 44 एडीए अभी हमने बात किया, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करता है, सबसेक्शन 1 की। वो 2 की बात नहीं करता। सो नो पर्सन कैन गो फॉर 44 एडीए अनलेस ही इज दैट स्पेसिफाइड इनटू स्पेसिफाइड प्रोफेशन। 194 जे में टीडीएस कटता तो हमको लगता है कि ये तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो गया, 44 एडीए ऐसा नहीं है। 194 जे के अंदर टीडीएस इज रिलेटेड not only for profession but also royalty, also my fee for technical services जिस पे अब 2% कर दिया, for my directors remuneration which is my जो ये डायरेक्टर सिटिंग फीस मिलती है, डायरेक्टर सिटिंग फीस, देन नॉन कम्पीट फीस, उन सब पे भी कटता है ना 10%। तो मेरली 194 जे में कट गया तो वो प्रोफेशनल हो गया, ऐसा नहीं। अगर मैं 194 जे में प्रोफेशन की बात करूं जिसपे टीडीएस कटना है एज अ प्रोफेशन, वो भी स्पेसिफाइड है। दैट इज व्हाट इज स्टेटेड इन द सेक्शन प्लस व्हाट इज सेड अंडर सेक्शन 44 डबल ए 1। ये वाला नहीं, सबसेक्शन 2 वाला नहीं, या फिर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 194 जे। तो क्या ऐसा कोई प्रोफेशन है जो कि रूल 6F में नोटिफाइड नहीं है लेकिन 194 जे में नोटिफाइड है, यानी कि वो प्रोफेशनल तो है फॉर पर्पस ऑफ सेक्शन 194 जे, बट वो 44 एडीए के लिए प्रोफेशनल नहीं है। एंड दीज आर स्पोर्ट्स पर्संस। So interesting, they have created it very interesting।
और 44 AB में प्रोफेशन के लिए दो क्लॉजेस हैं, एक क्लॉज बी है, एक क्लॉज डी है। बी में कहता है 50 लाख से ऊपर का कोई भी प्रोफेशन, वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन की बात नहीं करता, और डी की वो बात करता है स्पेसिफाइड प्रोफेशन 44 AD में जो डीम से कम देगा, राइट? So quite interesting. Any questions up to this point? Uh, Please explain whether Mr. C will file ITR at the rate of 8% of 4 lakhs. ये जो मैं समझा हूँ एट द रेट ऑफ 4 lakhs की जो बात कर रहे थे हम, विकास जी ने पूछा whether Mr. सी के केस के अंदर उसकी टोटल इनकम थी 3 लाख रुपए की, नेट प्रॉफिट 4 लाख का था, सो ही विल नॉट फाइल एट द रेट ऑफ 8% ना, वो तो 44 AD ले ही नहीं सकता ना कि 8% से नीचे का प्रॉफिट है। Any question on this profession or any other point? They have just notified specified professional. We are using the term specified professional. Information technology. Any person who is into the profession of information technology. तो information technology तो ये हो सकता है कि वो वेबसाइट्स बना रहा है, मोबाइल एप्स बना रहा है, सॉफ्टवेयर की कंसल्टेंसी दे रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई। चावला जी, एक क्वेश्चन है, पार्ट टाइम अकाउंटेंट अंडर सेक्शन 194 सी और जे। आप समझिए कि 194 जे में जो उन्होंने कह रखा है, दैट इज द वर्ड अकाउंटेंसी, दे हैव नॉट सेट चार्टर्ड अकाउंटेंट। इट कुड बी अ कॉस्ट अकाउंटेंट, इट कुड बी अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट who is into the profession of accountancy. So here in my view it should be 194J. My various tax provisions including tax audit will move accordingly. सुभाष जी, सोशल मीडिया हैंडल करना तो एक उसका मार्केटिंग वाला काम हो गया, दैट इज नॉट सॉफ्टवेयर। नो मोहित जी, प्रोफेशन डजंट मीन प्रोफेशनल डिग्री। सपोज से यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर इनटू ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, सो यू आर हैविंग अ प्रोफेशनल डिग्री, सो आपका ट्रेडिंग ऑफ गुड्स भी प्रोफेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं है, इट इज नेचर ऑफ सर्विस। नाउ से फिल्म आर्टिस्ट है, उनकी कौन सी डिग्री है, बट दे आर प्रोफेशन। इंटीरियर डेकोरेशन, interior decoration, he may have passed a course, he may have not, but that nature of service is profession. सतेंद्र जी, पर्सन इन अ जॉब ऑफ मेकिंग वो सर्विस दे रहा है, सैलरी ले रहा है, सैलरी ले रहा है तो वो तो सैलरी रहेगी ना। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई एम्प्लॉय है तो वो तो इंडिविजुअल सैलरी लेगा ना, वो थोड़ी कहलाएगा कि वो प्रोफेशन। सो अंडरस्टैंड दैट नेचर ऑफ सर्विस एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, जॉब क्या हुआ फिर, वो मोबाइल एप्स बना रहा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो ही गई। He may be qualified, he may not be qualified. So, uh, professional degree is not a prerequisite for being a professional. Nature of service, in my view. Again, there could be a lot of discussion on this, but I'm just sharing my view out. चलिए आगे चलते हैं। Now here, let us go to a point which must be clear to all, that when to take this 1 crore turnover and when to take this 5 crore turnover. That is 44 ABA. Limit we know there are two limits. 5 करोड़ थी बीच में, अब 1 करोड़ और 10 करोड़ है, और 1 करोड़ बेसिक लिमिट है, 10 करोड़ कब होएगी, उसका प्रोविजो कहता है कि that limit of 10 crore would be only if aggregate of all amounts received in cash do not exceed 5% of said amount, and aggregate of all payments made in cash do not exceed 5% of the said payment. यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें टू क्लैरिफाई दिस, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं
कि एक समझ लीजिए प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, मिस्टर ए, सारी पेमेंट्स जो वो कर रहा है वो बैंकिंग चैनल से कर रहा है। उसकी जो रिसिप्ट्स हैं, सेल्स है उसकी 6 करोड़ की, जिसमें से 20 लाख रुपए कैश में है। वो प्रोप्राइटर है मिस्टर ए, तो वो कैपिटल इंक्लूड कर रहा है, 25 लाख रुपए वो कैश में कर रहा है। उसको लोन चाहिए था, पैसा चाहिए था, उसने ब्रदर से लोन लिया एनईएफटी से 50 लाख रुपए का। क्वेश्चन है कि क्या इस केस में टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड है कि नहीं? रिक्वायर्ड है कि नहीं? सुभाष जी, अरविंदर सिंह जी दोनों कह रहे हैं यस। जतिंदर जी का भी कहना है यस, राजेश जैन जी का भी कहना है यस, संगम जी का भी कहना है यस। सो यस, सो एवरीवन, वासु जी का भी कहना है यस, सो एवरीवन इज क्रिस्टल क्लियर। ग्रेट। कि 675 लाख रुपीस, 6 करोड़ 75 लाख रुपीस की टोटल रिसिप्ट है, 45 लाख कैश है, एंड यस। सो द क्वेश्चन इज इट मैंडेटरी और ऑप्शनल? कि मेरा इस केस के अंदर, मान लीजिए एक केस है कि पांच, मेरी 6 करोड़ की टर्नओवर है, और सारी की सारी जो रिसिप्ट है, जो कैश पोर्शन है विच इज लेस देन 5%, मेरी पेमेंट्स का कैश पोर्शन इज ऑल्सो लेस देन 5%, टैक्स ऑडिट बनता नहीं है, क्या फिर भी मैं कर सकता हूँ? ऑप्शनल है, कैन आई डू इट? मोहित जी का कहना है मैंडेटरी, नहीं कर सकते। जैन साहब को कहना है कि नो, वी कैन नॉट डू इट, मैंडेटरी। सुभाष जी, मोहित जी, मानव जी, सबका कहना है नो। यस, सो एवरीवन इज एट सेम पेज। यस, इट इज मैंडेटरी, इट इज क्वाइट क्रिस्टल क्लियर। बट एक ये चेंज आ गया, एक ये चेंज आ गया, एंड विच इज अबाउट, इन दिस केस, any receipt or payment which is a non-account, which is through non-account pay check or draft, that would be treated as cash for this purposes. अब ये नॉन अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट कैसे असरटेन करेंगे? Now again here we have to be very clear, there are two portion, one is receipt, second is payment. पेमेंट के लिए तो असेसी कह ही नहीं सकता कि उसको कोई डाउट है, क्योंकि वो खुद इशू करता है, और जहां पर वो खुद इशू करता है, अगर उसने कोई कहा कि मेरे को प्रॉब्लम है, तो 40A3 की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। वहां तो उसको कहना है कि ही इज वेरी क्लियर, मेरे को कहना पड़ता है नो इट इज नॉट क्लियर। रिसिप्ट्स के अंदर वो जो एनईएफटी से वगैरह से आ रहा है, एनईएफटी, आरटीजीएस, ऑनलाइन पेमेंट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर जहां चेक से आ रहे हैं, जहां चेक से आ रहे हैं, वहां पर अगर 2 लाख रुपए से ऊपर का चेक है या इनवॉइस है, वहां पर भी वो कहता है मैं खुद चेक करता हूँ जी, क्योंकि वहां पे अगर वो कहेगा तो 269 एसटी लग जाएगा, इसकी भी रिपोर्टिंग है 3CD में। बट लेस देन 2 lakhs है, वहां पे वो कह सकता है कि आई एम नॉट श्योर कि मेरे क्लाइंट ने डायरेक्टली जमा करा दिया। एक ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अ, जो कस्टमर है उसने सीधा बैंक में कैश जमा करा दिया, तो मैं उसको चेक ट्रीट करूंगा। नहीं, दैट इज कैश ओनली। चाहे कोई एक आधा जजमेंट आपको मिल जाए फेवर में, लेकिन इट इज एक्चुअली कैश ओनली, राइट? सो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, राइट? सो जस्ट लेट अस, ये हमने स्लाइड देख ली। Just take care very very seriously while you are filling this audit information form regarding declaration of income. ये ITR 356 में है। Whether assessee is declaring income only under these sections, आप कहेंगे no. If no, whether during the year total sales, turnover, gross sales of business exceed rupees 1 crore but does not exceed rupees 10 crores, यानी 1 से 10 करोड़ के बीच में है। क्योंकि इस बेसिस के ऊपर भी कईयों को नोटिस आए 143(1) के अंदर कि कुछ शायद हमने गलत टिक कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि आपका टैक्स रेट बनता है, जबकि एक्चुअली में नहीं बनता। सो फिल दिस वेरी केयरफुली। इन दिस केस, अगर आपका 1 से 10 के बीच में है, तभी आपने यस करना है, 1 से नीचे है तो नो करना है, 10 से ऊपर है तब भी नो करना है। इफ यस इज सिलेक्टेड, 1 से 10 के बीच में है, देन whether aggregate of all amounts received during received
including the amount received for sales, turnover, gross receipt or capital account, does not exceed 5% of the said amount. आप अगर कहते हैं नो तो टैक्स ऑडिट है, आप कहेंगे यस और ये भी यस तो टैक्स ऑडिट नहीं। सो फिल दिस वेरी रीड अगेन, जब आप भर रहे हो दोबारा पढ़ लेना एक बार। नाउ जस्ट अ समरी कि प्रेजेंटिव में कौन सी इनकम पे कब ऑडिट होना है। प्रेजेंटिव इनकम्स के ओवरऑल जो टैक्स ऑडिट में कवर्ड है वो 7 सेक्शंस हैं, जहां पर 44 बी और 44 ट्रिप डबल बी ए, इसके अंदर शिपिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट बाय नॉन रेजिडेंट, इसमें आपको डीमिंग से लेस दिखाना अलाउड ही नहीं है। बाकी केसेस में लेस देन डीम्ड प्रॉफिट दिखाते हैं, तो 4 केसेस के अंदर डायरेक्टली ऑडिट है, दैट इज प्रोफेशन, गुड्स कैरेज, टर्न की पावर प्रोजेक्ट बाय फॉरेन कंपनीज। ओनली बिजनेस के अंदर ही इन्होंने ये, चाहे जिस मर्जी रीजन से हुआ, चाहे करना कुछ चाह रहे थे, हो कुछ किया, बट लॉ आज की डेट में ऐसा ही है। If not availed 4480 in any of the five, if availed 4480 and not availed in next 5 years, then for next 5 years audit, ये प्रोविजन है, ये ऑडिट के प्रोविजन। तो जस्ट समराइजिंग ऑल दिस, बिजनेस के केस में 4 लिमिट्स है, लेस देन 1 करोड़, 1 to 2 करोड़, 1 to 10 करोड़, अबाउट 10 करोड़। किसी भी एसएससी का टर्नओवर ग्रॉस रिसीव अबाउट 10 करोड़ है, ओनली अबाउट बिजनेस आई एम टॉकिंग, तो टैक्स ऑडिट होना ही होना है, कुछ सोचना ही नहीं है। फिर आपने ये देखना है एसएससी क्या इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या पार्टनरशिप फर्म है, सिर्फ ये 3। और उसकी टर्नओवर क्या 1 से 2 करोड़ के बीच में है, और अगर 1 से 2 करोड़ के बीच में है, देन उस क्या उसने 44 एडी का बेनिफिट लिया है। अगर 44 एडी का बेनिफिट लिया है तो उसकी रिसिप्ट्स और पेमेंट्स का कैश पोर्शन को देखने की जरूरत ही नहीं, ही कैन अवेल गो, नो टैक्स ऑन इट। But if this individual HUF partnership firm, their turnover is exceeding 1 crores, if even if it is up to 2 crores or up to 10 crores, so this individual HUF partnership firm, कंपनी, एलएलपी, सभी को देखना, अगर 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ के बीच में है, देन उसको देखना रिसीट एंड पेमेंट, क्या उसका कैश है। अगर दोनों के दोनों लेस देन 5% है, नो ऑडिट। फॉर एग्जांपल दिस शेयर ट्रेडिंग एक्सेट्रा, नो ऑडिट। अगर एक भी 5% क्रॉस करता है, देन ऑडिट। और बिलो 1 करोड़ ऑडिट तो तभी होना है इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म, ओनली इफ दे हैड अर्लियर अवेल्ड ऑफ 4480। अगर उन्होंने पहले कभी 4480 नहीं लिया, तो चाहे उनकी बिलो 1 करोड़ कभी भी जिंदगी भर उनकी 1 करोड़ से नीचे है, तो कभी टैक्स ऑडिट की बात ही नहीं है। या 1 करोड़ से ऊपर है और वो 5% के लिमिट में होगा, तब भी ऑडिट नहीं होगा। मान लीजिए कि असेसमेंट ईयर 19-20 के अंदर उनका नेट प्रॉफिट जो था दैट वाज 10%। 10% दिखा सकता है, 25% भी दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहता है मैं 44 एडी लूंगा जी, वेरी फाइन। 20-21 आया, उसने कहा जी अभी तो कोविड था, मेरा नेट प्रॉफिट तो सिर्फ 2% है, 44 एडी मेरे को नहीं लेना। आपको कोई, आपने पिछली बार ले लिया था, अब आप करो एबी में ऑडिट। 21-22 में आया, कहता मैं रिकवर कर गया, मेरा प्रॉफिट है 15%, मेरे को एडी दे दो। आप कहोगे नॉट अलाउड, ऑडिट करो 5 साल। ये है 5 साल, राइट। Any questions up to this point, please? If total turnover is 50 crores, then you have to select no. अगर आप 44 ABA का प्रोविजो, मेगा जी का क्वेश्चन है, if total turnover is 50 crores and all via ECS, then in form 3CD audit due to clause 44 ABA is to be selected on 44 ABA प्रोविजो। अगर मैं 44 ABA का प्रोविजो पढ़ता हूँ, अगर मैं 44 ABA का प्रोविजो कहता हूं, तो वो कहता है कि किस केस के अंदर टैक्स ऑडिट नहीं होना, कि अगर आपका सेल्स टर्नओवर 5% से नीचे हो, टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे हो, तो उस प्रोविजो में तो ऑडिट होता ही नहीं है मेगा जी।
इसलिए always 44 ABA, and I have tried to explain this to the DG system officials कि what we have created, this is not legally correct. सेक्शन एक्चुअली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सेक्शन कुछ कहता है, रूल्स कुछ कहता है, नोटिफाइड फॉर्म कुछ करता है, और फॉर्म्स जो ऑनलाइन है वो कुछ और ही कहते हैं, उनका स्कीमा सिस्टम्स वो अपना कुछ और बना देते हैं, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, नॉट एज पर एक्ट. सो दिस इज ऑल क्वाइट इंटरेस्टिंग. आई आई हैव ट्राइड एंड स्टॉप यूजिंग द वर्ड कंफ्यूजिंग. मैं उसको इंटरेस्टिंग ही बोलने लग गया हूँ. मोहित सोई जी का कहना है कि कैन we carry on with the audit of the SSC cannot certify regarding. मोहित जी मैंने बताया बहुत केयरफुली कि किस केस के अंदर ही वो लिख के दे सकता है. अगर उसने नॉन अकाउंट पे की एंट्रीज की बता दी ना, नॉन अकाउंट अकाउंट पे की कि मैंने पेमेंट किया, मुझे पता नहीं है कि मैंने अकाउंट पे की नहीं किया, तो 48(3) में सारा डिसअलाउ कर देना. रिसिप्ट के केस में 2 लाख रुपए से ऊपर का बिल या कलेक्शन 2 लाख रुपए से ऊपर सिंगल डे में, सिंगल चेक, और उसने कहा जी मेरे को पता नहीं अकाउंट में नहीं है, 269 में रिपोर्ट कर देना. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. You have to be very careful. It cannot be casual because these reportings out there in your tax audit report would impact your ITR and ultimately responsibility would be the chartered account also. सुभाष जी का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट प्रोफेशनल फर्म्स हैविंग टर्नओवर लेस देन 50 lakhs and never opted for 44 ADA. 44 ADA में ये अभी हमने देखा प्रेजेंटिव के केस के अंदर कि सिर्फ 44 AD के अलावा कहीं पर ऐसी कोई 5 साल की कहानी नहीं है. आपको एवरी ईयर देखना है, या तो आप डीन प्रॉफिट दिखाओ, उससे नीचे दिखा रहे हो तो आपका ऑडिट है. सो प्रोफेशनल केस के अंदर या तो आप 50% या उससे ऊपर का प्रॉफिट दिखाओ, नहीं तो ऑडिट कराओ. वहां पे वो 5 साल की कहानी नहीं है. 5 साल की कहानी इज ओनली इन 44 AD, nowhere else, nowhere else. राइट, चलिए आगे चलते हैं. आप, you must have through the social media, through the emails, through my WhatsApp also, the new formats for the financial statements for non-corporate entities have been prescribed by the Accounting Standard Board. Currently, I am the chairman of the Accounting Standard Board of ICI. For the standardization of these formats, अभी कोई कुछ भी करता है, टैली से बिजी से निकाल के देता है, बैंकर्स, स्टेक होल्डर्स, इनकम टैक्स सब परेशान. So standardization of the formats. These formats are basically because अगर मैं बात करूं, ये आ गया है टेक्निकल गाइड. इसका एक्सेल का फॉर्मेट भी हम कोशिश कर रहे हैं आज अपलोड कर दें एएसबी की वेबसाइट पे, इंस्टीट्यूट की साइट पे, एज वेल एज asb.ikai.org पे एक्सेल का फॉर्मेट which anyone can download and then use that. And this balance sheet is basically on the simple principle of I would say division 1 of schedule 3, wherein we talk about current year as well as previous year figure. ये प्रीवियस ईयर की फिगर तो पहले भी मैंडेटरी थी. जब भी ऑडिटर ऑडिट करता है, he has to comply with the framework for the presentation of financial statement. If the previous year figures are not given, then he was required to qualify the same. तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर पहले से भी है, बट इसको हमने उसी फॉर्मेट में लेके आ गए विच इज एज पर शेड्यूल 3, करंट और नॉन करंट का बाइफर्केशन. बाकी जो शेड्यूल 3 की बाकी जो इस बार की एक्सटेंडेड कंप्लायंसेस हैं वो नहीं करनी, रखा उसी तरह से सिंपल है. अब जैसे आपको कोई लाइन आइटम एप्लीकेबल नहीं है, आप उसको हटा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ये मेरे ओनर्स फंड में, पार्टनरशिप फंड के अंदर रिजर्व सरप्लस है, आपके यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, आप हटा दीजिए. कई ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स हैं जहां पर वो पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करते फॉर अ पीरियड और उसको सेपरेट रखते हैं इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वो यहाँ पे रहेगा ना. क्या इनमें डेफर्ड टैक्स एप्लीकेबल है? हाँ एप्लीकेबल है, तभी तो डाला है. डेफर्ड टैक्स है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, करंट टैक्स का प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सब मैंडेटरी है. ऑडिट पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट्स हैव बीन ब्रॉट इन. Trade payables mandatory है, yes. Yeah, this MSME and other than MSME. This is mandatory as per the MSMED Act 2006.
एमएसएमई एक्ट आप पढ़ें तो वो स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर लॉ प्रिवेलिंग इन द कंट्री, सारे लॉज के ऊपर आई कि ये डिटेल आपने देनी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच आर टू बी ऑडिटेड। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वर्ड आ गया है, अब ये फिक्स एसेट्स टर्म नहीं है प्लीज, एएस 10 चेंज हो चुका है since 2017। It has to be property, plant and equipment even for proprietorship partnerships. Please take care. So these are the formats available on the ASB website as well as Excel की sheet भी आजकल के अंदर maximum कल तक upload हो जाएगी। So there is a standardization of these formats which would be helpful to all stakeholders, right? Statement of profit loss इसी फॉर्म के अंदर टी फॉर्म बंद, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट, डेप्रिसिएशन, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे ये दूसरे खर्चे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग वेलिंग सब अदर में जाए, सब एक्सेल के फॉर्मेट में डाल देंगे, राइट? This has been appreciated. We talk to MCA, we talk to bankers, others, everyone is very positive about it, right? जो ऑडिट कर रहा है उनको पता है कि सारे फॉर्मेट्स ऐसे ही, राइट? Now coming to some of the clauses which we might be not we are filling in such a way that our thought process is different, income tax department thought process is different, or we might be missing something to fill with respect to tax audit report and income tax return, कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कुछ है और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कुछ है, या कुछ का आपस में क्रॉस रेफरेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, या कुछ फीड करने में गलत हो रहा है। सम ऑफ द क्लॉजेस लेट अस डिस्कस दैट। यहां तक कि पहले उससे पहले कोई क्वेश्चन हो तुम देख लेते। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी में फिगर्स राउंड ऑफ करना मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और प्रदीप जी ये फॉर्मेट है, जब से ये टेक्निकल गाइड आया उसके बाद जब आप कोई भी ऑडिट करें उस पीरियड के लिए आप इसको इस फॉर्मेट के अंदर करें। आप पहले जो करते हैं उसको कोई बात नहीं, अब जो कर रहे हैं उसको इस फॉर्मेट में। और एक ये कॉर्पोरेट एंटिटी के अंदर भी राउंडिंग ऑफ के अंदर ये 000 नहीं होना है, प्लीज प्लीज लेट अस हैव दैट क्लैरिटी बिफोर वी गो फर्दर। ये जो कंपनी के केस के अंदर राउंडिंग ऑफ होना है, मान लीजिए आपका 1,24,850 रुपए है, तो आपने इसको 125,000 नहीं करना। अगर आप थाउजेंड्स में कर रहे हैं तो आपको करना है 124.85। प्लीज टेक केयर, ये राउंडिंग ऑफ इनकम टैक्स वाला राउंडिंग ऑफ नहीं है कंपनीज के अंदर। ये आप बैलेंस शीट में ऊपर रखेंगे रुपीज इन हंड्रेड्स और इन थाउजेंड्स ऐसे, right? Because these questions have come from many our professional colleagues, that's why I wanted to clarify this. Let us go initial के clauses के अंदर कोई major point नहीं है which is affecting my taxable income or my computation or my ITR, but the first clause which I could find was clause 13, which is in relation to ICDS। आईसीडीएस की मैं बात करूं, क्लॉज डी ई एफ, ये तीन है जिसमें से मेन फिगर जो जाती हैं वो क्लॉज ई में जाती हैं और डिस्क्लोजर जाते हैं क्लॉज एफ में। मैं क्लॉज ई की बात करूं तो वहां पर जिसका इम्पैक्ट आईसीडीएस जो 10 आईसीडीएस है उसमें जो उन आईसीडीएस की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है उसको मेरे को डिटेल देनी पड़ती है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट, नेट इफेक्ट। एंड व्हाट हैपेंस दैट उसके अंदर जो मेरा नेट इफेक्ट आता है, मेरे आईटीआर के अंदर भी एक आईसीडीएस का शेड्यूल है। आपको ये वाला जो क्लॉज ई है आपको वो उससे मैच करना पड़ता है, अदरवाइज अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं तो उसको नहीं लेता। बट टेक केयर, इफ इन एनी ऑफ दीज 10 आईसीडीएस, if any amount which is an adjustment is directly done through adjustment in the computation, for example in the case of the company's depreciation as per companies act and books of accounts,
because you already do in the computation and you again do in the ICDS, then there will be a double addition और ऐसे पीछे कई notices आए. So I have to be very, very clear in understanding. Now, this is a problem. If I talk technically, yes, this was to be or is to be reported in clause E. Even sale of fixed asset, profit on sale of fixed asset. And in the case of companies, mandatory है यहाँ पे दिखाना, क्योंकि there is a difference of accounting between the ICDS 5 and my AS10. रिक्वायरमेंट है, लेकिन उनका आईटीआर का सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बना रखा है, जिसको आपस में लिंक कर रखा है, which is creating problems. So I have no option but to be very careful that such adjustments which you are doing directly, either you don't do in computation, do through ICDS, वो डेप्रिसिएशन के केस में होगा नहीं, या फॉरेन फ्लक्चुएशन के केस में. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जो स्पेसिफिक सेक्शन मेंशन कर रखा है आईटीआर के अंदर इन द शेड्यूल बीपी, अगर उस सेक्शन में आप डायरेक्टली कोई एडजस्टमेंट कर रहे हैं, देन डोंट डू. आप कहेंगे कि प्रमोद क्या कह रहा है, बट यस आई एम सेइंग डोंट डू इन आईसीडीएस, अदरवाइज इट वुड बी अ डबल एडिशन और डबल डिडक्शन. यू डिस्क्लोज दैट इन क्लॉज एफ कि इतनी डिडक्शन थी, मेरी जितनी एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी, लेकिन लेकिन आईटीआर के अंदर ये प्रॉपरली नहीं है, इसलिए मैं इसको यहां डिस्क्लोज कर रहा हूं. और आप अपने 3CA के क्लॉज 3 के अंदर भी ऑडिटर उसको मेंशन वहां कर दें. राइट. सो रिपोर्टिंग फॉर आईसीडीएस हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर. अब एक बात तो और भी समझ लें, क्या होता है कि हम जब टैक्स ऑडिट, सारे हैं, चाहे एडवोकेट्स की बात करूं चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात करूं, हम चाहते हैं कि टैक्स ऑडिट रहे. लेकिन जिस तरह से टैक्स ऑडिट, पूरी कंट्री की बात कर रहा हूं मैं, लुधियाना की बात नहीं कर रहा, जिस तरह से टैक्स ऑडिट के अंदर निल निल एने 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 जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर है कि टैक्स ऑडिट रखे या ना रखे. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ. आप समझे कि मान लीजिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या क्या कहना चाह रही है. गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है, जब ऑडिटर्स ये कह रहे हैं कि कहीं कोई इश्यू है ही नहीं, सब कुछ क्लीन है, इतने सालों से सब कुछ निल निल एने है, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट है चाहे वो टैक्स ऑडिट है, तो रिक्वायरमेंट कहाँ है ऑडिट की. ऑडिट कम करते चले जाओ, सब कुछ ठीक तो है. और जहां पर ठीक नहीं है, वहां पर तो ऑडिटर्स उसको पकड़ ही नहीं पाते, सीधा एनपीए हो जाता है, या सीधा बैंकरप्ट, या सीधा फ्रॉड. वहां पे तो ऑडिटर पकड़ नहीं पाते, तो टैक्स ऑडिट की जरूरत क्या है. Hence, be very clear in giving the figures and facts in 3CD and 3CA, 3CB, please. Clause 15. Clause 15 जो है 3CD का, वो बात करता है कैपिटल एसेट विच इज कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उसकी डिटेल मांगता है. So when you're converting your capital asset into stock in trade, then section 45 subsection 2 comes into play, which says that capital gain though accrues or arises, I would say, I would not say accrue arise, it is determined on the date of conversion, but it accrues and the tax thereon has to be paid in the year in which that stock in trade which is converted from capital asset is sold. So जब आप ये क्लॉज 15 भरें, और इसके हिसाब से आईटीआर में डायरेक्टली कहीं कोई मेंशन नहीं है, बट जब क्लॉज 15 भरें तो प्रॉपरली ध्यान करके करें कि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, अमाउंट जिसमें आपने कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, ये सब कुछ उसके अंदर क्लॉज 15 में प्रॉपरली मेंशन हो. कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, बिकॉज नो टैक्स इज पेड एट द टाइम ऑफ दिस कन्वर्जन. नेक्स्ट क्लॉज इज क्लॉज 16, जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज है.
बहुत सारे इश्यूज फ्रॉम दैट एंगल कि सीपीसी ने इसमें बहुत सारे एडिशंस किए। तो क्लॉज 16 कहता है कि अमाउंट्स व्हिच आर नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट बीइंग इनकम अंडर सेक्शन 28, ये परफॉर्मा क्रेडिट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर वो कहता है एक्सप्लेनेशन क्लेम, फिर वो कहता है एनी अदर आइटम ऑफ इनकम एंड देन कैपिटल रिसिप्ट। ये 5 आइटम बोलता है। ना अगर मैं कहता हूं एनी अदर आइटम व्हिच इज नॉट क्रेडिट टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आप आपको पता है कि एक प्रोविजन ये भी आ गया that in case where my stock in trade is converted into capital asset, then at the fair market value, the difference is to be charged as income under the head business. So that fair market value may not be credited in the profit loss. वो आपको इस क्लॉज के अंदर मेंशन करना है, दैट इज अमाउंट ऑफ आइटम व्हिच इज फॉलिंग विद इन स्कोप ऑफ सेक्शन 20, क्योंकि सेक्शन 28 में स्पेसिफिकली मेंशनड है, क्लॉज 6 is something like that, वो यहां पर आएगा। एनी अदर आइटम ऑफ इनकम, अब यहाँ पर क्या किया, हमारे कई भाइयों ने इसमें क्या किया कि जो जैसे मैं प्रोप्राइटरशिप की टैक्स ऑडिट कर रहा हूँ, तो वहां पर मैंने कर दिया उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसकी बैंक इंटरेस्ट की इनकम, उसकी कैपिटल गेन, जो कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं है। यहाँ पर वही आइटम्स होनी है जो कि मेरे बिजनेस हेड के अंदर आनी चाहिए थी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट नहीं कर रखी। अब हम लोग जब यहाँ पे करते हैं तो कई बार क्या करते हैं, वी टेक इट अ बिट कैजुअली, और जो प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर उसके पर्सनल अकाउंट्स हैं वो भी उसके बिजनेस अकाउंट्स में मर्ज कर देते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीस कंफ्यूजन आर बीइंग क्रिएटेड ओवर द इयर्स। ट्रेडिशनली अगर हमारे सीनियर्स की बात करूं, और भी बहुत ज्यादा पुराने सीनियर्स, वो पहले दो बैलेंस शीट बनाते थे, एक बिजनेस की, एक प्रोप्राइटर की सेपरेट। फिर किसी ने कहाँ कहाँ पे ट्रेंड चालू हुआ, सबने एक ही बैलेंस शीट बनानी चालू की, इवन उसके इंडिविजुअल, उसका सेविंग अकाउंट, उसके पर्सनल एसेट, उसकी ज्वेलरी तक को भी उस बैलेंस शीट में सिंगल में ले गए, जिसका हम टैक्स ऑडिट करने लगे, जिसको हम आईटीआर में बैलेंस शीट पूरी भरने लगे, which is not the correct way. That financial statements should be prepared only for that entity which is a business entity and not his personal asset. आप आज की डेट में भी 1 अप्रैल 21 के डेट के अंदर भी वो जो पर्सनल एसेट है कैपिटल अकाउंट के थ्रू बाहर निकाल दें और सिर्फ बिजनेस एसेट को उसमें रखें, और उसी का ही टैक्स ऑडिट होगा, उसी की रिपोर्टिंग इस टैक्स ऑडिट में होगी, तो कंफ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा। और करेक्ट वे भी यही है, बिकॉज ऑडिट की मैं बात करूं, सेक्शन 28 से लेकर मेरा सेक्शन 44 DA तक इनकम अंडर द हेड बिजनेस है, और उसी के अंदर ये टैक्स ऑडिट होता है। इनिशियली जो टैक्स ऑडिट चालू हुआ, दैट वाज फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द असेसिंग ऑफिसर टू डिटरमिन द इनकम अंडर द हेड बिजनेस। वो तो धीरे धीरे उसके अंदर उन्होंने अदर सोर्स भी ऐड कर दिया, कैपिटल गेन भी ऐड कर दिया, but actually it is between these sections, so purpose is to determine income under the head business। अब एनी अदर आइटम ऑफ इनकम की बात करूं मैं, तो जो ये मेरा ईएसएफ ईएसआईपीएफ है, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जिसकी मैं रिपोर्टिंग भी करता हूं आगे, मैं उसकी रिपोर्टिंग करता हूं आगे, वहां पर एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 दैट इज एन इनकम, एंड व्हेन आई डिपॉजिट इट दैट इज अलाउड एज माय एक्सपेंस। तो क्या वो अदर आइटम ऑफ इनकम नहीं है विच इज नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट? यस इट इज इट टू बी रिपोर्टेड हियर? यस इट इज टू बी रिपोर्टेड। अगर मैं लीगली बात करूं तो यस, बट अगेन वेयर आई एम अगेन गिविंग दैट डिटेल फॉर द ईएसआईपीएफ, द डेट वाइज डिटेल, क्रॉस रेफरेंस जरूरत है कि वहां पे हमने डिटेल इसकी दे रखी है। हालांकि
this this 3CD form through the digital things, this is creating a problem. So this detail giving also could create problem. Another item which could be here is 43CA, जहां पर मेरा फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे के अंदर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया बिजनेस वाले ने. So that difference is an income which is not credited to profit loss account. Is it not an income under business? Yes, it is an income. Is it reportable? Technically, yes. So suitable, I would say, remarks should be given by the auditor out here in form 3CA or 3CB. Right? Any questions up to this point? If rental income is credited to proprietor's capital instead of P, whether it need to be shown here. Again, no, unless it is your business income. अगर मेरी बिजनेस इनकम है तभी अदर आइटम आएगा जो कि प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट नहीं हो. आप बाकी हेड्स के अंदर दिखाई रहे हैं. राइट. Another clause which I talk about, again much talked about, is again this 43CA and 50C, जहां पर वो ये कहता है कि where any land or building or both is transferred for a consideration less than the value adopted, तो वो कहता है कि आपका और assessed or assessable by any authority, तो यहाँ पर details of property consideration received and value adopted. अब मेरा सेक्शन जो 50C है, 43CA है, 56 to 10 है, ये तीनों के तीनों मेरे को 10% का तो लिवरेज देते हैं फ्रॉम द कंसिडरेशन, बट ये 3CD की रिपोर्टिंग नहीं देती. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू अगर मैं बात करूं, जहां पर वो ये बात करता है कि वेयर द कंसिडरेशन इज लेस देन द stamp duty value and the assessees of the belief that the consideration which is there for the sale or purchase of that immovable property, that is the correct fair market value and not the stamp duty value, then he can go and contest before the assessing officer. So that right is there before me in 50C2, 56 to 10 2, and 53CA2. But that is not given into this clause. So question normally arises that अगर हमने यहाँ पे ये दे रहे हैं, देना तो पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है. But there the auditor will have to mention in form 3CA 3CB that the assessee needs to contest, intends to contest writing में लेके. बट यहाँ के क्लॉजेस में वो, लेकिन यहाँ पर अगेन मान लीजिए प्रोप्राइटर है और उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है विच इज नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अभी जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि पर्सनल एसेट सेपरेट, बिजनेस सेपरेट. अगर उसकी वो पर्सनल एसेट है तो इस क्लॉज के अंदर आपको डिस्क्लोज नहीं करना, बिकॉज यू आर नॉट ऑडिटिंग हिज पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सिमिलरली जब मैं चैप्टर 6A की डिडक्शन देता हूं, whatever is not there in the books of accounts, you should not give the details therein, otherwise it there will be mismatch in the ITR. ऐसे 80T का डिडक्शन है, 80T का डिडक्शन मेरे सेविंग अकाउंट में जो कि मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं, जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं. So there could be differences in certain sections and reporting in my ITR. Main thing again I would repeat out here कि जो भी मेरा 3CD में जब मैं उसको ITR में भरूं तो ये चेक करूं कि मेरे जो उसमें डिसअलाउंसेस या अलाउंसेस हैं अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग सेक्शन के अंदर ही अलाउ या डिसअलाउ करूं. और अगर मेरे सेक्शंस वेरिएट करेंगे तो वहां कंप्यूटर है वो नहीं समझेगा, वो उसको डबल एडिशन डिडक्शन दे देगा. अब मैं
अगर डेप्रिसिएशन की बात करूँ क्लॉज़ 18 में, इसके अंदर भी कुछ एरर्स आते हैं और इसमें एडजस्टमेंट मैं मानता हूँ बहुत सारी करनी पड़ जाती है। डेट ऑफ एडिशन, डेट ऑफ सेल, इसमें हमने बहुत सारी एरर्स देखी हैं। जीएसटी का क्रेडिट जहाँ पे ले लिया, आपको अपने जीएसटी के रजिस्टर से चेक करना है। जहाँ क्रेडिट ले लिया वहाँ पे यहाँ पे भी तो रिड्यूस करोगे। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर भी आपने जीएसटी का बेनिफिट लेके उस पे डेप्रिसिएशन ले लिया और अपने जीएसटी का क्रेडिट आपने वहाँ पर भी ले लिया अपने जीएसटी रिटर्न्स के अंदर। फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन है। अगर मेरा एसेट से रिलेटेड है, फॉरेन से मैंने खरीदा एसेट, देन 43A comes into picture and that is allowed only on the basis of actual payment and not mark to mark at the every year end. तो यहाँ पर जब मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ क्लॉज 18 के अंदर, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ, यस चार्ज करनी है, ये भी ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन फिलिंग दिस चार्ट। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए किसी ने कोई फ्लैट खरीदा। अब वो फ्लैट खरीदा तो वो मान लीजिए उसने 2 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया और वो बिजनेस में यूज कर रहा है तो पूरे 2 करोड़ के ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है। फिर ऑडिटर कह रहा है इट इज ट्रू एंड करेक्ट कि लैंड के वैल्यू के ऊपर भी डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लैंड की वैल्यू पे तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। So I have to be very careful in filling this 3CD as well as my ITR accordingly. Sangam ji ka question hai in clause 18 whether the subsidy received for the capital asset is to be shown separately or net amount can be, it has to be shown separately. आप अगर देखेंगे क्लॉज 18 के अंदर सब्सिडी आपके डी के 3 के अंदर है सब्सिडी और ग्रांट और रीइंबर्समेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, उससे आपको डिडक्शन करनी है। वरना वो क्या होता है कई बार वो ये चेक करते हैं कि आपके फिगर शीट्स के अंदर एडिशन जो बुक्स के अंदर है बैलेंस शीट में और जो आपके 3CD की चार्ट में उसमें डिफरेंस है, उसी की बेस के ऊपर आपका केस स्क्रूटनी ले लेंगे। शो अप्रोप्रिएटली व्हाट इज करेक्ट। चावला जी, a question in case of LLP partners fixed capital is 30 lakhs, partners current account is 20, including salary and interest, reserve surplus is minus 15, being loss in initial 2 years, show separately in balance sheet, can we calculate interest on capital 20 or 35? Now it would totally depend upon what is there in your LLP agreement. आपने अगर ये कहा है कि उसके कैपिटल अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो करंट अकाउंट भूल जाओ। आपने रिजर्व सरप्लस में -15 रखा और पार्टनर करंट अकाउंट में 20 का रिजर्व सरप्लस के ऊपर तो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। बट व्हाट इज देयर इन द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में लिखा है कि आपने उसको पार्टनर्स में डिवाइड नहीं करना। अगर आपने लिखा है प्रॉफिट लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स तो आप उसको रिजर्व सरप्लस में ले जा ही नहीं सकते। इसीलिए ड्राफ्टिंग ऑफ अ पार्टनरशिप डीड और एलएलपी एग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू हैव मेंशन्ड एंड अकॉर्डिंगली माय इंटरेस्ट वुड बी अलाउड अंडर इनकम टैक्स सेक्शन 40B, right? Another clause where sometimes error is made is in case of bonus or commission paid to employees in lieu of profits. हम यहाँ पर जो नॉर्मल पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वाला बोनस है वो डाल देते हैं, कमीशन डाल देते हैं। नो, एटलीस्ट वी शुड रीड दैट क्लॉज। वो कहता है इफ इट इज इन लिeu of profits only then it is to be given here. There are various judgments where the bonus or commission is paid in lieu of profits as per the terms of contract itself. That is to be shown. Then they will see whether it is part of my profits or not. Next clause is clause 20. 20B ESIPF we have already discussed that we have to give the actual due dates and actual dates of payment and nothing more than that. Nothing more than that. अगर वो डिले है, अब तो सबको पता है कि
सेक्शन में क्लैरिफिकेशन अमेंडमेंट के थ्रू आ चुका. सो add them employee contribution back into the computation of income yourself. The questions which arise is under clause 21 because it is one of the biggest clause. And certain clauses are there which I have to be very careful. Like capital or personal expenses debited to the profit loss account. हम नॉर्मली लिखते हैं नील नील, बट मान लीजिए आपका लॉस इन सेल ऑफ एसेट्स आ रहा है, तो कैपिटल है ना, यहाँ पे आएगा. कंपनी नई नई बनी है, प्रीमियम एक्सपेंसेस राइट ऑफ है, यहाँ पर आएगा. इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल की फीस है, यहाँ पर आएगा. दीज ऑल आर कैपिटल एक्सपेंसेस व्हिच आर डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस. वी माइट बी मिसिंग इट. इट इज टू बी गिवन आउट हियर. इट इज टू बी गिवन हियर. 21 के अंदर इट टॉक्स अबाउट पेनल्टी ऑफ एनी अदर नेचर. उसके अंदर कई बार हमारा मिसमैच हो जाता है कि हम 3CD में कहाँ पे दे रहे हैं और ITR में कहाँ दे रहे हैं, जिसकी वजह से डबल एडिशन हो जाता है. ये फीडिंग गलत क्लॉज में करने से आपस में मैच नहीं करता, एंड देन एडिशंस आर क्रिएटेड थ्रू 143(1). देन वी ट्राई एंड रन टू अमेंड our tax audit reports. Another important here is 40AI and 40AIA TDS. यहाँ के सेक्शन में डिसअलाउंस होता है 30%. It could be different from here as compared to section 34. 34 में कहता है कि आपने डिडक्ट किया बट पेमेंट नहीं की. यहाँ पर द केसेस कुड बी देयर जहां डिडक्ट ही नहीं किया, डिले इन पेमेंट तो है ही है. And we know that now for two cases you can revise your tax audit report. One is 40AIA, where because the deduction is allowed in the year if this TDS is deposited before the due date of filing of the ITR. My tax audit is to be completed by 30th September and ITR is to be filed by 31st October. So they created a provision where the tax audit report can be revised for this TDS as well as 43B, because in both the cases, the expenditure would be allowed if those are made, the payment is made before the due date of filing of the ITR and there is a 1 month gap there. So TDS, non-deduction, 30% disallowance के figures यहाँ पे आए. यहाँ पे तो पूरी आती है डेट ऑफ पेमेंट. देन दे टॉक अबाउट यहाँ तो पूरी डिटेल आएगी कि डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, कितना टैक्स होना था, कितना जमा हुआ. यहाँ पे 30% डिसअलाउ नहीं होता, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपका सॉफ्टवेयर जो है 30% डिसअलाउ कर देता है. इन 21 अनदर आइटम इज इनएडिशनल सैलरी टू पार्टनर्स. यहाँ पर हम कई बार मिस्टेक करते हैं, जो पूरी सैलरी की कैलकुलेशन भी मांगते हैं तो हम सैलरी की कैलकुलेशन भी वहां पे डालते हैं और वो इनएडिशनल अमाउंट यहाँ पर दिखाते हैं और कंप्यूटेशन में भी एड बैक करते हैं तो डबल एड बैक हो जाता है. So here what we have to show is only inadmissible salary to partners and not the admissible one. Only the inadmissible. Another addition which we are quite careful is 40A3 and 43A. 40A3A जो कि मेरा कैश पेमेंट है 10,000 रुपए से ऊपर वाला, और ट्रांसपोर्टर्स केस में 35,000 रुपीज वाला. That it is not cash, it is other than my account पे क्रॉस चेक. और ये अकाउंट पे ही जो होता है ना, चेक के केस के अंदर अकाउंट पे ये 2 लाइनें नहीं होती. दिस इज क्रॉस चेक. इसके अंदर आप अकाउंट पे ही लिखेंगे तब जाके अकाउंट पे ही क्रॉस चेक होगा. ये भी ध्यान रखिएगा. One of the major adjustments made is where in the case of gratuity we have filled in the details, and we have filled the details both in clause 21 as well as 43B. Please see that both the provisions of 40A7 and 43B are different. In case the assessee is having an approved gratuity fund,
and the contribution to that has not been made. It is not covered under 47, it is covered under 43B. In case there is no approved gratuity fund and the provision has been made for the gratuity, that would be disallowed under section 47 and would be allowed only in the year in which the payment is made, just like 43B. It is on payment basis. तो कई जगह बात होती है, वो कहते हैं दोनों सेम है, हमने दोनों जगह डाल दिया, दोनों जगह नहीं है। एक जगह ग्रेच्युटी की प्रोविजन, अगर आपका सुपर एडिशन ग्रेच्युटी फंड है, वो 43B में जाता है, राइट? Another addition which is there, and it is discussed a lot about contingent liability. जो नोट्स टू अकाउंट्स में कंटीजेंट लायबिलिटी हमने सब 3CD में दिखाना चालू कर दिया है, जबकि होना चाहिए विच इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और आईसीआई के टैक्स ऑडिट गाइडेंस नोट में भी मेंशन्ड है विच इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो जो आपके नोट्स टू अकाउंट्स में कंटीजेंट लायबिलिटी है वो नहीं दिखानी। बट if there is a contingent liability as per AS 29 as defined, and then it is booked to profit loss account, then it has to be mentioned that okay, this is a contingent liability. That is not allowable. That is not allowable. Then any expenditure disallowed under section 14, हम कहते हैं dividend taxable हो गया, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, but there could be certain exempt income which are exempt under section 10, agriculture and other income, अगर वो सारी हैं, उसके खर्चे disallow होंगे, यहाँ पे disclose कर रहे हैं। All these are under clause 21. Another section which they ask about is disallowed under section 36(1)(3), ये है इंटरेस्ट का। अगर मैं लेमैन भाषा में बात करूं, इंटरेस्ट वो तब तक का इंटरेस्ट जब तक कि वो एसेट इज नॉट पुट टू यूज। जब तक कि वो एसेट इज नॉट पुट टू यूज, उसके लिए स्पेसिफिक अगर आपने लोन ले रखा है, तो जब तक वो एसेट पुट टू यूज ना हो जाए, डिफरेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर और इनकम टैक्स में आईसीडीएस के अंदर, आपको यू हैव टू गो दैट जब तक वो पुट टू यूज नहीं हुआ, उसका इंटरेस्ट वुड बी डिसअलाउड एंड पुट दैट इन 36(1)(3) फॉर द बोरोड फंड्स। अपने आप में एक एक सेक्शन को हम डिस्कस करें तो एक एक सेक्शन एक एक पूरा पूरा सेमिनार हो सकता है। So when you are filling the ITR with respect to my tax audit report, so filling of the tax report clauses, you have to be very clear about what the provision says, what the question is asking in the 3CD. Another clause is section clause 23 which talks about 48(2)(b, and यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ ना पेमेंट्स दिखानी है ऑफ दोज रिलेटेड पार्टीज, और यहाँ पर कई बार रिलेटेड पार्टीज में कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक बार सेट बना लें 48(2)(b में कौन कौन रिलेटेड पार्टीज हैं, क्योंकि हम इसमें कई बार चाचा का बेटा, बेटे की बहू, ये सब मतलब कि बेटे की बहू तो आ जाती है, चाचा के बेटे की बहू, वो सब भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है, दे आर नॉट कवर्ड। जो इसमें कवर्ड हैं सिर्फ उन्हीं की डिटेल आपने देनी है, which will include a court partners interest remuneration, everything would be included out here. रीड द डेफिनेशन और जिसका डिस्क्लोजर, क्योंकि यहाँ पर कई बार वो इस बेसिस के ऊपर अगर बहुत ज्यादा पेमेंट्स हैं तो दे माइट टेक अ केस इनटू स्क्रूटनी फॉर दिस रीजन। Another clause is clause 25 which talks about incomes which are chargeable under section 41। मेरे liabilities मैंने write off कर दी, so those are earlier I have claimed as an expense, so those are under 41। तो 41 अपने आप के अंदर हम स्टडी करेंगे तो बहुत लंबा, लेकिन जो 41 के अंदर हम यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहे हैं, जब आईटीआर भर रहे हैं तो वहां पर भी एक कॉलम है इनकम अंडर सेक्शन 41, दोनों में सेम डिटेल्स भरनी पड़ेंगी आपको। आपने यहाँ पर भर दिया और वहां नहीं भरा तो दोबारा एडिशन हो ही जाएगी इनकम की।
So they have crossed matched that. Another clause which may affect my taxable income is clause 26, which is 43B. ग्रेच्युटी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन इसके अलावा ना इसके अंदर दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली ये कि मेरी जो प्रीवियस ईयर चालू हुआ उसके पहले दिन वो एग्जिस्ट करती, यानी पिछले सालों की थी। यानी मैं अगर 21-22 फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहा हूँ, तो 1 अप्रैल 21 को वो आउटस्टैंडिंग थी, मैंने पिछले साल उसका रिडक्शन नहीं लिया था। उसमें से मैंने इस साल कितना पे कर दिया, इतना ही डिटेल है इस साल। इसके अंदर जब पहली वाली केस के अंदर इट इज नॉट देयर कि मैंने उसको बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, जो मेरे पिछले सालों का है उसका डिडक्शन मेरे को तब मिलेगा जब मैं इसी साल अप टू मार्च 22 पे कर दूंगा। जो मेरा मार्च 22 का ड्यू है, यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ड्यू, उसका टाइम है मेरे पास बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर 1391 का। तो दो सेपरेट सेपरेट मांगता है ये। सेक्शन ऑल्सो अलाउज दिस। एंड मेरा इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी एक कॉलम है जो 43B में पहले डिसअलाउ हुआ, इस साल अलाउ होगा, वो तभी होगा जब मैंने उसकी पेमेंट इस साल के अंदर की, नॉट ड्यू डेट बिफोर द आईटीआर ऑफ दिस डेट फॉर द ओल्ड ड्यूज, अर्लियर ईयर ड्यूज, राइट। Another clause which is 29B, and again it talks about income. 29B अगर मैं बात करूं, when there any amount is to be included as income chargeable under section under that income from other sources under 56 to 10B, सिर्फ इनकम की बात करनी है, नेचर ऑफ इनकम एंड अमाउंट। यहाँ पर वो ये बात यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है 56 टू 10 के जो बेनिफिट दे रखा है कि आपका 10% के अंदर अंदर है कि नहीं है, और जून 21 तक 20% था, या फिर आप कहते हैं जी मेरा मार्केट रेट, स्टैम्प ड्यूटी रेट और कंसिडरेशन कंसिडरेशन जो मैंने दिया वही मार्केट रेट है, उसका उसका बेनिफिट वो मेरे को मिल जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी वो इनकम की बात कर रहा है, स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं मांग रहा। 56 टू 10 के अंदर सारी की सारी डीम्ड इनकम्स हैं, गिफ्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। लेकिन अब मैं गिफ्ट्स और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की बात करूं, मैं अगर इंडिविजुअल की बात करूंगा कंपनी के केस के अंदर, ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ सिक्योरिटीज इट वुड कम, बट in case of my immovable property which are in personal name, my gifts received in personal name, they will all not be covered out here, जो ऑडिट में नहीं है। प्लीज टेक केयर अकॉर्डिंगली। अब इस साल एक जो प्रोविजन पिछले 3-4 साल से डेफर हो रहा था, इस साल एप्लीकेबल हो गया, विच इज 30C, दिस इज गार। Whether the assessee has entered into any impermissible avoidance arrangement as referred to in section 96। अब assessee खुद कहां से बताएगा कि वो impermissible अरेंजमेंट अवॉइडेंस अरेंजमेंट के अंदर एंटर किया है, और ऑडिटर कैसे बताएगा? उसको चेक करेगा, आपको इस पे एमआरए लेना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। नया है क्लॉज, इस साल से एप्लीकेबल हो रहा है, था तो कई सालों से, एक्सटेंशन हो जाती थी हर साल, 3 साल 4 साल से एक्सटेंशन हुई, इस साल उसको एक्सटेंड नहीं किया, इस बार इसको रिपोर्ट करना है। क्लॉज 31 इज वन ऑफ द बिगर long clause which talks about all the three sections, 269 double S, 269T, 269 ST. 269 double S is uh, loans and deposits, and also other sums which includes my immovable properties related, अगर मैंने कैश रिसीव किया। 269T is repayment thereof, and 269 ST is that 2 lakh rupees limit। तो यहाँ पर मैंने जैसे अब मैं 269 डबल एस में मैंने लोन लिया और रिपे किया, वो तो देना ही देना है, लेकिन मैंने जो लोन दे रखा है उसका रिपेमेंट है वो भी देना है यहाँ पे। ऐसे ही 269 टी, ऐसे ही 269 एस टी,
मैंने जो रिसीव किया 2 लाख रुपए से ऊपर, ये नहीं मैंने किसी को पेमेंट किया 2 लाख रुपए से ऊपर, जिस पे 2% एसटी एप्लीकेबल होता है, आपने वो भी रिपोर्ट करना है ताकि आपकी रिपोर्ट से वो उनके ऊपर एक्शन ले सके। एंड अगेन टैक्स ऑडिटर हैज टू गिव हिज व्यू ट्रू एंड करेक्ट, राइट? जो डेप्रिसिएशन वाला क्लॉज था क्लॉज 18 के अंदर, उसके अंदर एक टाइम में मिस कर गया। जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो आपको चेक करना है 3CD से नहीं, आईटीआर से, बिकॉज दो शुड बी योर असेस्ड डेप्रिसिएशन। आपको आईटीआर से लेना है, देयर कुड बी अ वेरिएशन देयर। Clause 32 talks about my brought forward losses and unabsorbed depreciation. Take care कि कितना मेरा, अगेन हेयर असेस्ड वाली बात है। चार्ट प्रॉपर्ली देखें, क्या अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन तो मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, but then 115 BAA and all those things are still a minor issue, I would say. BAC also. But brought for losses में कितने साल निकल गए, क्या नहीं, कितना बिजनेस का था, कितना हाउस प्रॉपर्टी का, कितना कैपिटल गेन का, कितना आपने उसको अब्सॉर्ब कर लिया, कितना नहीं किया, giving the remarks, all those things. Be very careful because not feeling they might be starting comparing this with the ITR details of the earlier years, and then starting disallowing the losses carried forward. So give it properly. Clause 33 is again about deduction under chapter 6 and 10A 10 डबल डिडक्शन। मैंने आपको अभी पीछे भी बताया कि जब 6A की डिडक्शन की बात कर रहा हूं तो सोच समझ के डिडक्शन अलाउ कीजिएगा ऑफ दैट those sections which are there in the books of accounts, not in the personal books। जैसे सेविंग बैंक का आईटीटी, जैसे मैंने कहा एलआईसी उसने पर्सनल सेविंग बैंक से दी थी, यहाँ नहीं आएगा आईटीसी में। Again, one of the tedious job is clause 34, which talks about my TDS TCS. TDS TCS. प्रॉपरली आपको प्रॉफिट लॉस से पूरा आपको चेक करना पड़ेगा चार्ट से कि सारे के सारे एक्सपेंसेस को आप प्रॉपरली मैच कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप पे अगर 15 ट्रांजैक्शन है तब भी आप उसके अंदर उसको ये कर दो कि ड्यू टू वॉल्यूमिनस आई कुड नॉट चेक। यहाँ से आप क्रॉस चेक, of course you should do with that earlier one clause 21 TDS वाला, बट ऐसा नहीं है कि वो डबल हो रहा है, वो डबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे 34 से मेरी नॉन कंप्लायंस में टीडीएस के इंटरेस्ट पेनल्टीज की बात चल रही है, टीसीएस की भी। उस वाले क्लॉज में सिर्फ टीडीएस है, 21 में टीसीएस नहीं है। यहाँ पर टीडीएस टीसीएस दोनों की कंप्लायंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लॉजेस पुराने हैं नए नहीं है। तो सिर्फ जस्ट बताना चाह रहा हूँ कि इसकी वजह से मेरी कंप्यूटेशन में फर्क आ सकता है। 36A talks about 222E, which has again uh, come into picture because क्या आप जिस एसएससी की बात कर रहे हो उसने रिसीव किया ऐसा अमाउंट विच इज कवर्ड अंडर 222E? यानी ये आप अगर ऑडिट कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल का, उसकी बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट थी और वहां से डिविडेंड आया, वहां से लोन आया, या कंपनी जिसने दूसरे से लिया, तो 222E की एप्लीकेशन आपने चेक करनी है और रिपोर्ट करनी है इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर, और होता भी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर या डिविडेंड। Clause 42 talks about form 61A and 61B। 61B तो चलो हम लोग क्लाइंट से कम होता, 61A जहां भरना था वहां पर प्रॉपर्ली भरा कि नहीं भरना एज पर रूल 114E, जो मेरे सेक्शंस है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो कंपनीज के केस के अंदर जहां 10 लाख से ऊपर के शेयर होल्ड किसी एक जने को शेयर्स दिया है वो वाला कवर होता है, और एक आधा डिबेंचर्स पे होता है, एक आधे क्लॉज में होता है। अगर जैसे कि मैंने सेल किया किसी को 2 लाख रुपए से ऊपर का एक इनवॉइस और
कैश भी आया उससे 2 लाख रुपए का, तब आपको 61A फाइल करना है। आपको ये बताना है कि फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी, फाइल किया या नहीं किया। And the most discussable clause which is still unresolved and discussion mode is clause 44, जो इस साल से एप्लीकेबल है। जीएसटी, breakup of total expenditure of entities registered unregistered in GST। रजिस्टर्ड की पूछ रहे हैं, अनरजिस्टर्ड की पूछ रहे हैं, और जो रजिस्टर्ड की पूछ रहे हैं उसकी डिटेल्स पूछ रहे हैं कि उनसे जिनकी की सर्विसेज या गुड्स एग्जेम्प्ट हैं, जो रजिस्टर्ड तो है बट एग्जेम्प्ट है, या कंपोजिशन डीलर, और उसके अलावा अदर्स, और इन सब की टोटल की पेमेंट कितनी हुई। क्या इससे निकालना चाह रहे हैं? नो वन नोस। क्या ये मेरे जीएसटी रिटर्न से मैच करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। ये क्वेश्चन आ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर की जो बात कर रहे हैं, दिस एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये व्हाट? अभी फाइनलिटी कोई नहीं आई, बट अगेन दिस provision is there, this clause is there since again 3-4 years, but was deferred time and again। अब हेयर में अगर मैं इनकम टैक्स, इस पूरी डिटेल से क्या इनकम टैक्स में कोई फर्क पड़ेगा? टाइम विल टेल। हालांकि अगर मैं जीएसटी का इसमें डिटेल दे देता हूं तो मेरी इनकम पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसको वो लिंक करेंगे टू द आईटीआर, आई डोंट नो हाउ, बिकॉज इट इज अबाउट एक्सपेंडिचर, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एंड फ्रॉम द एंटिटीज। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंटिटीज क्या? मेरे हिसाब से एंटिटीज आर द पर्संस हु आर हैविंग एनी बिजनेस और कमर्शियल ऑपरेशंस। तो इंडिविजुअल्स आर नॉट एंटिटीज हु आर गिविंग सैलरी एंड ऑल दोस थिंग्स। अदरवाइज तो टोटल एक्सपेंडिचर को मेरे को इनमें डिवाइड करके देना होगा। सो दिस क्लॉज वुड अगेन क्रिएट, मेरे हिसाब से अभी तक इसकी क्लैरिटी नहीं आई। दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम कि हाउ दे विल लिंक इट टू द आईटीआर 143(1), क्योंकि इसमें कोई डिसअलाउबिलिटी की बात ही नहीं है। तो 143(1 इट शुड नॉट प्ले एनी रोल। यस, क्या थॉट प्रोसेस है? ऑफ कोर्स द रिकंसिलिएशन विद द जीएसटी रिटर्न, ये उस वक्त था। अब जीएसटी का ऑडिट तो खत्म हो गया, तो आर दे ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द जीएसटी ऑडिट थ्रू टैक्स ऑडिट? आई नो इट इज फॉर इनकम टैक्स, बट जीएसटी ऑडिट आई doesn't seem logical। But this clause, in my view, my personal view, which again I would stand corrected, total expenditure as per PSA P&L, and give this details कि कितना उनसे एक्सपेंडिचर किया जिनकी की गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, जो कंपोजिशन में है, बाकी सब एक जगह, और उनको साल भर में कितना पेमेंट दिया। राइट। एक्सपोर्ट्स पैनल सभी को पता ही है। एनीवन कैन साइन अप, लॉग इन कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है on any category, GST, income tax, corporate laws। Nearly 33,000 answers already given by around 120 experts। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियोस हैं, नोटिफिकेशंस हैं। सर्च कर सकते हैं आप आर्टिकल्स, क्वेश्चंस, एनीथिंग यू कैन डू फ्रॉम हियर। इनका मोबाइल ऐप भी है। ये वाली प्रेजेंटेशन आई विल अपलोड ऑन दिस वेबसाइट lunawat.com, और इसका भी फ्री मोबाइल ऐप है, एनीवन कैन डाउनलोड। नाउ एनी क्वेश्चंस? आई एम ओपन टू ऑल क्वेश्चंस नाउ। Members, in case anyone wants to ask any query, that member can raise hand. We will unmute the member. Vishal, there are some queries in the chat box also. मैं दे रहा हूँ सर, वो देखा मैंने। मैं कहाँ तक आ गया था? यहाँ तक, चावला जी के क्वेश्चन तक। चावला जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ESIPF पेड बिफोर द ड्यू डेट November 13 but disallowed in assessment in 1920। The only remedy is go for an income tax appeal, sir। There is no other remedy। सुभाष बंसल जी का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंटीजेंट लायबिलिटी इफ डिडक्टेड हियर एंड CPC एडेड बैक, व्हाट आर द रिवाइजेस टू बी टेकन? रिवाइज योर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड देन file for the rectification
and also file an appeal. मैं हर एक में सजेशन करता हूँ कि साथ साथ अपील जरूर फाइल करें. Merely putting that amount there will not result into addition into an income. So again, both the things. In case your matter is resolved by filing the rectification, you withdraw your appeal. सर सुभाष पंचोलिया, सर ये जो ईएसआई ईपीएफ पेड वाला जो चावला जी का क्वेश्चन है, इसमें 154 भी जुरिस्डिक्शनल ए को फाइल कर सकते हैं? कुछ करेगा नहीं सर, वो कर लो आप, कर कुछ करेगा नहीं, करेगा नहीं ना सर. नहीं सर, नहीं करते सर. जुरिस्डिक्शनल ले हो तो लेगा ही नहीं सर, ये तो सीपीसी के थ्रू ही होगा. अगर किसी का किराया है सुभाष जी तो बहुत बढ़िया, सीपीसी लेकिन तो सीपीसी तो करता ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई प्रोविजन ही नहीं है. 154(2) में प्रोविजन है जो एओ के इंसिस्ट करे तो वो मान लेते हैं. नहीं सर, मैक्सिमम नहीं मानते. हमने तो ट्रिब्यूनल में तो बहुत सारे फेवर में कराए हैं. यस. सो इसीलिए मैं कहता हूँ 154 के साथ साथ अपील जरूर करें. अपील होनी चाहिए. ठीक है, करनी हाँ जी, चाहिए. आप अनम्यूट आंसर आप बात करें. What about information related to contingent liability? चाहिए तो हमने डिस्कस कर लिया. If saving account is there in the books of accounts in case of proprietary concern, I don't know how that is related to business. तो आपको अपना वैसे ही एक qualification डालना चाहिए कि certain assets and liabilities not relating to business are also there in the books of accounts. But try and omit it if still you are maintaining, because if that is used for the business, there could be a case in proprietorship case where he is using his saving account for the business. Then all those entries you have to take into account, audit it, and then report accordingly. Subhashi. Anything reported in section 2, section ST is to be again reported in clause 42. If not filed on SFT and transaction found during the audit. Yes. अगर आप नहीं, आप देखिए 269 ST is different than clause 42, please. आपका 269 ST के अंदर कुछ क्लॉजेस हैं जो कि हो सकता है कि आपके एसएफटी एप्लीकेबल हो या ना भी हो. फॉर एग्जांपल, आपके 10 इनवॉइसेस हैं, 10 मिला के वो 2.5 लाख हो गए, उसने 2.5 लाख एक दिन में दे दिया. वो एसएफटी में रिपोर्टेबल नहीं है, लेकिन 269 ST एप्लीकेबल है. और यहां पर अगर उसने एसएफटी में अपनी फाइलिंग कर दी तो तब तो रिपोर्टेबल ही नहीं है ना. क्लॉज 42 में तो वो रिपोर्ट करना है जिसके लिए एसएफटी नहीं बनी. राइट. जी का कहना है गिवन एग्जांपल विद द वैल्यूज ऑन क्लॉज 44, इट इज येट टू बी डेवलप्ड. और हर एक के प्रॉफिट लॉस में डिफरेंट होगा, हर एक के प्रॉफिट लॉस में डिफरेंट होगा. उसके प्रॉफिट लॉस में सारा एक्सपेंडिचर है और उसके हिसाब से उसको अपने जीएसटी की वो डिटेल निकालनी है. उस एक्सपेंडिचर में से कितना उसने किया है विद द रजिस्टर्ड, कितना विद द अनरजिस्टर्ड, और फिर जो रजिस्टर्ड किया है उसके अंदर से उसमें से कितने की सर्विस और गुड्स एग्जेम्प्ट थी, कितने की कंपोजिशन डीलर थी और कितनी अदर्स थी. ये तो केस टू केस निकलेगा. मोहित जी का क्वेश्चन, मोहित सोही जी का, एनी गाइडेंस नोट फ्रॉम द आईसीआई? इट इज अंडर प्रिपरेशन. It will take, in my view, say another month or so. I am a part of one of the groups. अभी भी हमारे पास आया हुआ है ड्राफ्ट गाइडेंस नोट, उसको हमने स्टडी करना है. 17 तारीख को डायरेक्ट टैक्स कमेटी की मीटिंग है, वहां पर डिस्कस होगा. फिर इसका पब्लिक एक्सपोजर होगा. जब इसका पब्लिक एक्सपोजर हो, मेरी रिक्वेस्ट है, लुधियाना में एक से एक ब्रेन वाले हैं, प्लीज कमेंट ऑन ईच पॉइंट वेयर यू थिंक इट इज नॉट करेक्ट, so that ultimately when the guidance note is issued by the council, the correct thing goes to all the members. Right. Ashish Jain ji ka is the capital expenditure. मेरे हिसाब से capital expenditure should not, because I am concerned with income tax. I am concerned with income tax or expenditure. My means total expenditure out here. Right. मेरा ये thought process है. दोनों thought process है capital below, but मैं GST का audit नहीं कर रहा, मैं income tax से कर रहा. Again, दोनों thought processes हैं. So let us see what comes out in the coming times. अभी मेरे हिसाब से तो अगर मैं total expenditure जो profit loss में उसका भी कर देता हूँ तो that is fine. सुभाष जी का what about information related to contingent liability if reducted under, ये तो मैंने आपका जवाब दे दिया. राजेश जैन जी का whether GST details are to be given in clause 27. अगेन जैन साहब, अगेन कंट्रोवर्शियल, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि
एक्ट कुछ है, रूल्स कुछ है, नोटिफाइड फॉर्म्स कुछ है, और जो उसके अंदर क्रिएट करते हैं थ्रू द सीपीटीसी सीपीसी इट इज डिफरेंट। अगर आप नोटिफाइड फॉर्म में जाएंगे incometaxindia.gov.in, वहां पर 27 में सिर्फ सेनबेट है, जीएसटी नहीं है। जबकि आप जो स्कीमा में जाते हैं, स्कीमा में जाते हैं जो स्कीमा में जाते हैं वहां पर दे टॉक अबाउट जीएसटी। हमने एक कॉल ले रखी है, वी आर नॉट गिविंग जीएसटी। इफ दे वांट रियली अ जीएसटी देन दे शुड amend that 3CD which they have done a few times. सुभाष बंसल जी, नॉन कॉर्पोरेट के एंटिटीज के फॉर्म्स जिस दिन उसको टेक्निकल गाइड आया उसके बाद आप कोई भी बनाए तो उसके बाद उसके अंदर फॉलो अप करें। So I suppose I've answered all the queries till date. अब आगे कोई भी क्वेश्चन हो, I'm open for the discussion. अनेजा जी ने हैंड रेज किया। हाँ जी अनेजा साहब। जैन साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, जिस तरीके से आपने आज सारा एक्सप्लेन किया मैटर। मेरा एक क्वेश्चन है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के केस में वी आर सपोज्ड टू गिव द टैक्स प्रोविजन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, Yes. and we are auditing only the books of account of the concern. There are other incomes of the assessees and even deductions are available to him which are being paid from his saving accounts or other individual accounts that are not appearing in the books of account. How we calculate the provision in this case? What income we have to pay? Normally अनेजा साहब इसमें क्या होता है, what is the general guidance which is discussed in the institute too, that in such a case आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकलता है, उसकी सारी इनकम निकाल के कंप्यूटेशन तो वो देता है, उसी के बेस के ऊपर टैक्स का प्रोविजन होता है, उसके बेस पे जितना उसके बिजनेस इनकम का एवरेज रेट ऑफ टैक्स बैठता है उसके हिसाब से आपको उस करंट टैक्स का प्रोविजन करना। Okay, मतलब we calculate the total income tax that is to be payable by him by taking all the incomes and deductions, whatever is the average rate on the total income. Accordingly, we compute the amount on the net profit. This is what you Yes. want to Yes sir, yes sir, yes. Deferred tax भी इसी हिसाब से। agreed. Second question, जो 4486% की बात करता है और 8% की, this how we have to calculate, because in number of cases जो उसने सेल की है उसकी पेमेंट रिटर्न फाइलिंग तक भी नहीं आई होती। हाउ टू कैलकुलेट दैट पार्ट? सर देखो, उसके साल भर का टोटल टर्नओवर हो गया, उसमें से Okay. उसको इतना पता है कि कितना कैश है और कितना चेक से है, और ठीक। जितना जितना चेक से था वो डेटर्स में था, और डेटर्स का उसको बनाना है रिकंसिलिएशन ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड एंड क्लोजिंग। अब जितना उसका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लेके चल रहा है कि उसका पेमेंट आ गया और जिसका नहीं आया अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईटीआर, दैट ही विल टेक एट 8%। ये तो सर प्योर मैथमेटिक्स के हिसाब से होगा। ओके, उसको हम 8% मान के चले। यस सर, यस सर। ओके, वन मोर क्वेश्चन, ये जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की आप बात कर रहे हैं, जो फॉर्मेट आया है टेक्निकल गाइड में, तो यू मीन टू से कि डेफिनेटली इसको फॉलो करके चलें? बिल्कुल सर, If करना we- सर करना हाँ जी। चाहिए, करना ही चाहिए सर, सभी का फायदा है सर, सभी का फायदा है, सभी स्टेक But होल्डर्स sir, का। I fear most of our professional brothers are not going to follow it. How the institute is going हम to अपने अपने ऊपर enforce this सर, part? अनिल साहब, हम अपने अपने ऊपर ध्यान रखें, हम्म, हम अपने अपने ऊपर ध्यान रखें, हम अपने अपने ऑफिस में फॉलो करें, बाकी जो इंस्टीट्यूट से देखना होगा हम देख लेंगे, अब अपना अपना तो ध्यान रखें हम लोग। सर अपना अपना ध्यान रखें सर, हो जाएगा। Because time consumption will definitely increase by taking this format. Only then the fees would increase, sir. If there is no time requirement, there would be no fees increase. And that is the most damaging part, that is not increasing. सर हम Particularly बोलेंगे, the competition from the professionals who are not following the guidelines, who are not following the accounting standards, I afraid. yes साहब, I fully appreciate and fully understand
but that should not be a reason for a non-compliance. Okay. I understand that certain steps are being taken. टाइम लगता है उन सब चीज में, बट अगर हमको ये ऑडिट्स मेंटेन रखने हैं, टैक्स ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, ये कंप्लायंसेस जो जो भी हमारे मित्र नहीं कर रहे, दे आर प्लेइंग अ पार्ट इन रिमूविंग द ऑडिट्स. हम लोगों को मेंटेन करने हैं ताकि वी आर एबल टू मेंटेन इट. अदरवाइज आई हैव ऑलरेडी सेड, अगर हम सही तरह से नहीं करेंगे तो रहेंगे ही नहीं सर, जरूरत ही नहीं है फिर. So let us work upon ourselves and our all close friends. I know your whole group is following very very rigorously, sir. I know that very well. लुधियाना में तो जब मैं आता हूँ तो मेरे को सही में ये लगता है कि भाई आज तो अच्छी ग्रिलिंग होनी है, आज तो मजा आना है. So I enjoy coming to Ludhiana always. मेरी आज सुभाष जी से भी बात हो रही थी और राजेश जैन जी से भी बात हो रही थी. मैं क्या ये जो टेक्निकल गाइड आई है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पे, ये हम ब्रांच लेवल में इसका सेमिनार कराकर, और आपका ही रेफरेंस आया था, आपको ही बुलाकर मैक्सिमम स्प्रेड किया जाए ये मैसेज कि इसको फॉलो किया जाए. बिल्कुल सर. एक्सेल फॉर्मेट भी आपको 1-2 दिन में आ जाएगा साइट पे, उसका ईमेल भी भेजूंगा. एक्सेल में रेडी फॉर्मेट मिलेगा सर सबको. एनीवन कैन डाउनलोड सर. एक जो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन वाली बात आई है, अब तो सेक्शन को ही उन्होंने अमेंड कर दिया कि अगर लेट पेमेंट है तो दिस विल बी एडेड. इस पेमेंट को किसी और सेक्शन में हम ले सकते हैं. अल्टीमेटली इट इज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर. तो सर उनका इंटेंशन नहीं है सर, उनका इंटेंशन नहीं है सर, ऐसा ना करें. अल्टीमेटली जब ऐसा होगा ना तो फिर ये ऑडिट सब खत्म हो जाएंगे सर. लेट देम कंप्लाई सर, लेट देम कंप्लाई सर. नेजा जी ये तो है नहीं कि एक में डिस्क्लोज कर लो दूसरे में अलाउंस कर लो. एक्सपेंसेस तो सारे बिजनेस के लिए है, जैसे वो पेनल्टी है, पेनल्टी बिजनेस में से दी है. बाकी ये जो क्लास 44 एप्लीकेबल हुई है ना, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज इंफॉर्मेशन यूजुअली इज नॉट अवेलेबल. एक बात बताऊं मैं सभी को यहाँ पर, कोशिश करेंगे देने की. अगर मान लीजिए, क्योंकि देने तो असेसी ने है, असेसी अगर कहता है मैं नहीं दे सकता तो आप अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दो असेसी के पास है नहीं, वो दे नहीं सकता. ओके. अब इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं. एमआरसी में ही लिखवाना पड़ेगा और कोई हल नहीं है. नहीं, अपने आप रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में लिखोगे ना. ओके ओके. लिखोगे ना, असेसी ने डिटेल नहीं दी तो मैं कैसे दे दूं, नहीं दे सकता. वो तो डेफिनेटली वी विल मेंशन. अगर हम किसी क्लॉज में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, वी मस्ट मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट. अगर ये मेंशन करते हैं, इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम क्या हो सकता है? केस स्क्रूटनी में आ सकता है, या इससे कुछ और भी पेनल्टी या कुछ और भी हो सकती है? आई डोंट थिंक पेनल्टी का प्रोविजन तो कोई है नहीं ऐसा. नहीं है सर, नहीं है सर. तो में आएगा, इसका पर क्वेश्चन है. अभी तो डिपार्टमेंट क्लियर नहीं है क्या देना, क्या मांगना चाहता है. यस सर, यस सर, यस. Sir, one thing more, last my question is there, then I am finishing it. हमने जितनी भी डिटेल्स देनी है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, ओनली इफ द एसेट्स और एक्सपेंसेस व्हाटएवर इज डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो उसके पर्सनल हैं, चाहे वो गिफ्ट है 56 वाले, चाहे कोई प्रॉपर्टी सेल है इंडिविजुअल हैंड्स में, दैट इंफॉर्मेशन वी हैव नोट टू प्रोवाइड हियर. करेक्ट सर, फुल्ली एग्री. ओके, थैंक यू. मोहित सोई जी का एक हैंड रेज हुआ था. मोहित सोई जी अनम्यूट कर दो. मैंने तो जेस्चर ही दिया था. मोहित जी आवाज नहीं आ रही आपकी. मोहित सोई जी को अनम्यूट कर दो. सर उनको भेजिए रिक्वेस्ट अनम्यूट होने के लिए. मोहित सोई जी आप म्यूट हुए हैं. मोहित जी अब ठीक है सर? जी सर. हाँ, मैंने कहा प्रमोद जी का थैंक्स था कि उन्होंने गाइड कर दिया हमें क्या करना है. थैंक यू सर. आपने अंगूठा दिखाया था. जी कोई और क्वेरी सर? चैट बॉक्स वाली तो ऑलमोस्ट सारी हो गई है, तो आई थिंक 1 to 1 अगर किसी की क्वेरी है तो वो आप देख सकते हैं. तेज जी ने अभी हैंड रेज किया था बट वो दिख नहीं रही. तेज कोई नहीं. किसी मेंबर का कोई और क्वेरी हो तो वो, क्या हम सबको अनम्यूट कर सकते हैं? हितेश गोयल जी की. हितेश गोयल जी. सर वेरी फर्स्ट गुड इवनिंग टू ऑल. जैन साहब ने बहुत अच्छा सर एनलाइटन किया टॉपिक पे. मैंने सर जैसे अभी डिस्कशन चल रही थी
डिडक्शंस के बारे में 80C के बारे में, उसमें एक फर्दर पॉइंट पूछना था आपसे। जैसे हम 80C में जो डिडक्शंस सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करी गई हैं वो दिखा देते हैं जो चैप्टर डिडक्शन है, और सेविंग अकाउंट वाली नहीं शो करते, बट आईटीआर फाइल करते हुए वो सारी डिडक्शन उसमें शो करेंगे, तो क्या वो मिसमैच नहीं होगा और उससे कोई कल को कोई मिसमैच नहीं होगा सर, बिल्कुल नहीं होता, सब करते ही हैं सर। ओके, राइट सर, थैंक यू सर। कर देना सर जो 44 पॉइंट नंबर आपने जो बताया है उसी को एक लॉ ऑफ लैंड मान के चल पड़े क्या? सर देखो, अगर आप अभी कंप्लीट कर रहे हो तो बात अलग है आपके हिसाब से, लेकिन कुछ टाइम रुक जाओगे तो इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स ऑडिट गाइडेंस नोट भी आ जाएगा जिसमें हम पूरा ही डिस्कस करेंगे। ड्राफ्ट भी आ जाएगा सर, ड्राफ्ट कुछ दिनों में आ जाएगा। सर जो टाइम कंस्ट्रेंट चल रहा है ना, जैसे जून, मिड ऑफ जून तो हो ही गया है, 30 सितंबर के हिसाब से अगर वर्कआउट करें तो जैसे नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के हिसाब से भी हमारा आएगा, तो सारी को सारे को अगर कंसीडर करें ना तो आई थिंक बहुत लेंथी प्रोसीजर बनेगा। टाइम भी और बहुत सही ढंग से काम करने के लिए तो टाइम तो चाहिए। दिनेश भाई, आई वुड बी वेरी हैप्पी if our members start filing the tax audit report in the month of say August first week also. अभी तो जून चल रहा है, आप अगर अगस्त में भी चालू बहुत कर सारे ने हमने शुरू कर दिया हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ पॉइंट के हिसाब से। तो लॉ ऑफ लैंड मान के चलेंगे 44 को। अब देखो सर, मैंने तो अपना व्यू बता दिया, अब मैं इससे ज्यादा उसमें नहीं बोल पाऊंगा। तो बड़े भाई ने बोल दिया, छोटे ने मान लिया। ठीक है सर। जी कोई और क्वेरीज हैं? गुलशन जी चले आगे? मोहित जी आगे प्रोसीड करते हैं जी, प्रोसीड करिए। थैंक यू जैन साहब, बड़ा आपका इंटरेक्टिव सेशन रहा आज। और आपने बड़े मेंबर्स की क्वेरीज बड़ी एफिशिएंटली टेकअप की, चैट बॉक्स में आपने खुद ही ले ली, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सीआर जैन जी टू गिव हिज कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सर आज 126 मेंबर्स प्रेजेंट थे आज के इस वेबिनार में। आई थिंक इट्स ए गुड नंबर। थैंक यू मोहित जी। सर मैं आज इस सेमिनार में जैसे प्रमोद जैन जी के लिए कुछ कहूंगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। It's too much for me. You talk about any subject, whether it is income tax, accounting standard, you talk about Ind AS, you talk about quality control review, you talk about tax audit quality control. He is master on all the subjects. It's always pleasure. It's always pleasure when we hear him, whether it in physical mode or in webcast. Today's topic is very, very important for small and medium enterprises like us, tax practitioners like us. In Ludhiana, mostly there are small and medium practitioners. And the way Pramod Jain ji has presented his topic on tax audit, covering most importantly whether or not the tax audit is applicable or not. And then if it is applicable, which form is to be selected, whether form 3CA is to be selected or form 3CD is to be selected. He has taken it from all the perspective, starting from clause 1 till clause 44, which is the most difficult clause for this year, because this clause is not clear at all where to start. In large corporate, even in large partnership firms, where will it go that this is to be reported in such a manner that neither of the none of the cesses or maintains is recorded in such a manner that this information can be extracted therefrom. They have already maintained the books of account according to form 9 or form 9C. Now maintaining their books of account which can extract them information relating to clause 44 is very, very difficult. So from all the members side, I thank C. Pramod Jain ji. I would like to add that as a chairman of Accounting Standard Board, a feather in his cap has already been added by when he bring out the technical guide on financial statements of non-corporate entities. And I would like to inform the member that this work has been done in the record time as far as the publication of the institute is concerned. It took not more than 40 to 45 days to bring out this much needed publication. Definitely for
members, it will be a difficult task in the initial period. But in longer run, when this technical guide will be converted into guidance note, then we will have to follow. So it will be better that we start following up this year. May not be for 100% of the assessees. Let us start working on it for some of the assessees whose accountants are well versed with accounting terminology, and for large partnership firms, at least we start for those partnership firms where the turnover is high. Then we can come down to the lower level entities of having lesser turnover than proprietorship concern. Ultimately, this technical guide has to be converted into, and Pramod Jain ji in his tenure would definitely like that this technical guide is converted into guidance note. I put on record the great efforts contributed by C.A. Rajesh Jain ji in this bringing out this publication, because he was part of this group who has brought this publication. So I put on record his appreciation. लुधियाना वालों को बहुत बहुत धन्यवाद कि राजेश जैन जी ने अपना टाइम I was only working under your guidance. नहीं सर, आपका contribution was really remarkable. Great. Thank you Rajesh bhai. So nice of you. Thank you, sir. At the end, I hand over the mic to C. Mohit ji for further proceedings. Thank you, sir. Thank you very much. Now I would request here G. Kaushal ji, our convener for study circle, to give vote of thanks to our guest speaker. Sir, please. No, sir, you are not audible. Kaushal sahab, you are not audible, sir. Present, sir, in case Kaushal sir is not available, not audible, I think we might. Sir, आप देंगे सर? नहीं सर, विकास गुप्ता जी हैं अपने इट का प्रेसिडेंट. लेट्स I request Vikas Gupta ji to do the honors of thanking the members and thanking the participants and everybody. Thank you, Jain sir. Thank you for giving me opportunity. It was really a very eye-opening session. I really must thank today's guest speaker, Pramod Jain ji. The way he has told all these things is really eye-opening. This non-corporate entity format is not known to all of us. So it is really things to be worked upon. So I thanks on behalf of DTBA to the today's guest speaker, Pramod Jain ji, for his deliberation. Thank you very much. Thank you, Pramod sir. And thank you, Vikas ji, thank the member also. I am also thankful to all the members. I think Rajiv Kaushal is back. Kaushal साहब नहीं आ रही सर आवाज. You are not audible. नहीं आ रही सर. So I thank all the members who are present today for this seminar. It is really a remarkable numbers today present. So I thank all the members also. सर सुभाष जी कुछ कहना चाहते हैं? सुभाष बांसल जी. मैं ये कह रहा हूँ कि जो अपने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, हमारा जॉब कैंप चल रहा है 7 दिन का, कल से शुरू हो गया था, 2 दिन हो गए, कुछ मेंबर्स आ रहे हैं, बाकी भी मेंबर्स मेरे 6 से 7 लगभग में होता है, तो आप सब आने की कोशिश करें. बहुत अच्छा चल रहा है और ये डीटीबी की तरफ से एक एफर्ट है, आप भी सब ज्वाइन करिए प्लीज. 7 दिन का कैंप है. बाजी आपकी आवाज भी नहीं आ रही सर. अनम्यूट कर लीजिए. सुभाष बांसल जी कुछ कहना चाहते हैं? वो अनम्यूट ही है सर, पर उनकी आवाज भी नहीं आ रही. चलिए, thank you each and everyone. Thank you Pramod ji, thank you very much. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you.